हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एट्थ पेपर आप लोगों का कंप्यूटर का है और आज आप लोगों की कंप्यूटर की 6th क्लास है। 5th क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके बारे में जाना था, किस प्रकार से कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई, कैसे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, सारा कुछ हम लोगों ने 5th क्लास में डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने 5th क्लास नहीं देखी है तो पहले आप लोग 5th क्लास देखिए। 5th क्लास में आप लोगों का चैप्टर जो 2nd था वो फिनिश हो चुका था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3rd के बारे में और चैप्टर 3rd जो है वो है आप लोगों का कंप्यूटर में कंप्यूटर प्रणाली के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मतलब कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग 6th क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड और अपडेट्स। इसी के साथ मैंने आप लोगों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं और आपके सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैं जो भी क्लासेस लेती हूँ उसके जो नोट्स हैं, उसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो है इट्स ओके क्लासेस, उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा देती हूँ। उसके साथ ही मैंने आप लोगों के सभी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है प्रॉपर बना दी है। आपकी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आपके फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, सारे 8th पेपर होते हैं आपके। 8 पेपर की आपकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रकार, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कंप्यूटर प्रणाली के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आप लोगों को नोट्स मेरे साथ साथ बनाना है तो फटाफट नोट्स निकालिए और पेन और नोट्स लेके बैठ जाइए। फटाफट मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं। मैं अपनी स्पीड थोड़ा स्लो कर लूँगी जिससे कि आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि क्लास जो है वो लेंदी हो सकती है और आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप लोगों के बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसे प्रॉपर समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप लोगों को मेरे साथ साथ नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि बस बाद में आप लोगों को एक बार रिविजन के लिए ये क्लासेस देखनी पड़ेंगी। अदरवाइज आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो फिर आप उन नोट्स का रिविजन करते रहें और एग्जाम के टाइम ये आपके नोट्स जो है बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि उस टाइम आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप नोट्स वगैरह बनाएं। और इतनी सारी कोर्स आप लोग अगर सोचें कि माइंड में आप रख सकते हो तो माइंड में याद नहीं कर सकते। आपको चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं तो ही। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल सोच रहे हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोट्स में आपको मेरे साथ साथ लिखते जाना है एक एक चीज़। जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ बनाऊँ उन्हें भी लिखते जाना है और जो मैं चीज़ें और आपके साथ नॉर्मल डिस्कस कर रही हूँ उन्हें भी आप लोगों को अपने नोट्स में लिखते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कंप्यूटर विभिन्न आकार एवं प्रकार में उपलब्ध हैं। कंप्यूटर जो है वो आप लोगों को डिफरेंट साइज़ के मिल जाएंगे। आप लोगों ने देखो कोई कंप्यूटर छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। जितना बड़ा आपको साइज़ चाहिए हो या जितना छोटा साइज़ चाहिए हो, तो कंप्यूटर क्या है आपको अलग अलग साइज़ में मिल सकते हैं। उसके साथ ही आपके कंप्यूटर के टाइप भी अलग अलग होते हैं। किसी में बहुत सारे आप लोगों के फंक्शंस होते हैं, किसी में कम फंक्शंस होते हैं। तो क्या ये प्राइस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग आप लोगों को कौन सा कंप्यूटर चाहिए है। आगे देखते हैं। कुछ कंप्यूटर किसी व्यक्ति के एक हाथ में भी समाहित हो सकते हैं और कुछ कंप्यूटर एक कमरे के बराबर भी हो सकते हैं। मतलब कुछ कंप्यूटर जो होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आप उनको हाथ में ले सकते हो, जैसे कि टैबलेट वगैरह हो गया, जैसे कि आपका फ़ोन हो गया। ये भी एक तरीके का कह सकते हो कंप्यूटर ही है, मतलब एक तरीके का सिस्टम तो चलता ही है ना फ़ोन में भी, या फिर आप टैबलेट कह सकते हो। तो ये क्या, ये आपके हाथ में आ सकता है। बट जो कुछ कंप्यूटर होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि उनका प्रॉपर प्रोसेसिंग जो है वो प्रॉपर लगानी पड़ती है, सेटअप बनाना पड़ता है। तो वो एक कह सकते हो आप रूम के बराबर भी हो सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है उनमें साइज़ डिफरेंट होते हैं। कुछ कंप्यूटर आपके हाथों में भी आ सकते हैं, इतने छोटे होते हैं, और कुछ कंप्यूटर इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि उन्हें एक प्रॉपर रूम की ज़रूरत होती है। आगे देखते हैं। इसलिए कंप्यूटर को मुख्य 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से 3 भाग हैं कंप्यूटर के। आगे एक एक करके हम लोग समझते हैं।
आंकड़ों के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है सबसे पहला। दूसरा जो है वो है आप लोगों का उद्देश्य के आधार पर। कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है, मतलब है क्या, फाइनल इसका रिजल्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, ये करना क्या चाहता है, उसके आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। और थर्ड जो है वो है आकार और क्षमता के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को बांटा गया है। मतलब कंप्यूटर को देखा जाए तो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आंकड़ों के आधार पर, उसके बाद आपका उद्देश्य के आधार पर कि उसका उद्देश्य क्या है कंप्यूटर का, तीसरा जो है वो आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर किस किस प्रकार के होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग कंप्यूटर के बारे में समझेंगे कि आंकड़ों के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं या कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट जो है वो देखते हैं क्या होता है आंकड़ों के आधार पर। सबसे फर्स्ट जो हम लोग की हेडिंग है वो सबसे फर्स्ट प्रकार है वो है हम लोगों का आंकड़ों के आधार पर। आंकड़ों के आधार पर हम लोग देखेंगे, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेस्ड ऑन डाटा रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो डाटा का रिप्रेजेंटेशन होता है उसके आधार पर कंप्यूटर को किस प्रकार से बांटा गया है, कौन से कंप्यूटर होते हैं, तो वो देखते हैं। आंकड़ों एवं अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर को 3 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पर फिर से कंप्यूटर को बांट दिया गया है। पहले का क्या हुआ, पहले कंप्यूटर के 3 भाग बताए गए, कौन कौन से? आंकड़ों के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और तीसरा आकार के आधार पर। फिर हम लोगों ने एक सबसे फर्स्ट पार्ट उठाया, फर्स्ट पार्ट था आपको आंकड़ों के आधार पर। आंकड़ों के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट भाग जो है वो है एनालॉग कंप्यूटर। क्या है फर्स्ट भाग? सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो है एनालॉग कंप्यूटर। क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर, उसके बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो देखते हैं, जैसा कि नाम से पता चलता है, एनालॉग यानी वैसा कंप्यूटर जो लगातार बदलने वाली सिग्नल पर काम करता है। अर्थात एनालॉग कंप्यूटर वे मशीन होते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि एनालॉग यानी वैसा कंप्यूटर जो लगातार बदलने वाली सिग्नल पर काम करता है। अर्थात एनालॉग कंप्यूटर वे मशीन होते हैं जो लगातार बदलने वाली भौतिक मात्रा, कौन सी मात्रा? भौतिक मात्रा, साथ ही विद्युत मात्रा इत्यादि को कैलकुलेट करके अंकों में व्यक्त करती है। किसमें व्यक्त करती है? अंकों में व्यक्त करती है। हम इसको बारे में पूरा भी समझेंगे। अंकों में व्यक्त करने का कार्य करता है। मतलब जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो क्या करता है? एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो एक मशीन के टाइप का होता है, मतलब कंप्यूटर होता है। उसमें क्या होता है, ये कार्य जो करता है वो करता है कि जो भौतिक आपकी मात्रा होती है, भौतिक मात्रा आप समझ रहे हो क्या होती है? गति, ताप, दाब, ये सब क्या है? ये सब आपकी भौतिक मात्राएं ही तो है। तो जो ये भौतिक मात्राएं होती हैं, मतलब दाब हो गया, ताप हो गया, या उसके बाद आप गति कह सकते हो, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके और इनको सबको नाप के उसके बाद कैलकुलेट करके मतलब अंकों में व्यक्त करती है। जैसे कि आपकी गति हुई, आप कितनी सुपरफास्ट दौड़ रहे हैं, कितनी तेज़ आप चल रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट करके वो आपको अंकों में बताती है कि ये जो आप तेज़ दौड़ रहे हैं वो कितना तेज़ आपकी स्पीड है। इसको कौन कैलकुलेट करके बताता है? इसको बताता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। आपको समझ में आया? ऐसे ही विद्युत मात्रा हो गई, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसकी स्पीड कितनी है या उसमें कितना करंट आ रहा है, ये आपका कौन कैलकुलेट करके बताता है? ये आपका बताता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड को बताता है कैलकुलेट करके अंकों में कि इसकी स्पीड कितने फास्ट है। वो स्पीड तो करंट तो आ रहा है उसमें, लेकिन कितनी तेज़ करंट दौड़ रहा है ये आपका बताता है एनालॉग कंप्यूटर। कौन बताता है? ये आपका बताता है एनालॉग कंप्यूटर। तो जितनी भी भौतिक मात्राएं होती हैं, ताप, दाब, गति, ये सब क्या है? ये सब इनको आप लोगों को कैलकुलेट करके और ये आपको अंकों में व्यक्त करके बताता है कि कितनी तेज स्पीड है इसमें, कितनी तेज चीज़ें हैं इसमें, कितनी तेज करंट दौड़ रहा है। ये सब कौन बताता है? ये सब आपका एनालॉग कंप्यूटर ही बताता है। क्या करके? ये आपका चेंज करके बताता है। तो आपको समझ में आया ये चीज़, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर केवल इतना कार्य करता है कि आपकी जितनी भी भौतिक मात्राएं हैं, विद्युत मात्राएं हैं, उनको कैलकुलेट करके अंकों में व्यक्त करता है। किसमें व्यक्त करता है? अंकों में व्यक्त करता है। सबसे अगर आपसे पूछा जाए सबसे इजी वे में कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, तो आप सीधे शब्दों में बताएंगे कि एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्रा को और विद्युत मात्रा को कैलकुलेट करके अंकों में व्यक्त करने का कार्य करता है। इसे ही हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। आगे देखते हैं, आप लोग ने इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख ली होगी। एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, आगे देखते हैं, एनालॉग कंप्यूटर जटिल गणनाओं को सरलता से हल करता है।
मतलब एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो आपकी स्पीड, करंट कितनी सुपर फास्ट से दौड़ रहा है, इन सबको बहुत इजी वे में आपका कैलकुलेट करके आपको बहुत जल्दी अंकों में प्रोवाइड करके बता देता है कि करंट की जो मात्रा है वो कितनी तेज़ है, आप गति जो है वो कितनी तेज़ है। उसके साथ ही दाब, ताप, ये सब चीज़ें कौन कैलकुलेट करता है? ये सब चीज़ें आपके एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेट की जाती हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ये बड़ी सी बड़ी गणनाओं को बहुत सरल तरीके से, बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को हल करके बता देता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, एनालॉग कंप्यूटर विद्युत के भौतिक गुणों पर आधारित होता है। मतलब जो विद्युत के भौतिक गुण होते हैं उन पे ये आधारित होता है। भौतिक गुण आप समझ रहे हो, ताप, दाब, ये सब क्या, ये सब आपके भौतिक गुण ही तो हैं। इसलिए इसमें बाइनरी फॉर्मेट में कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एनालॉग कंप्यूटर में बाइनरी कोडिंग होती है तो आप कहेंगे बाइनरी कोडिंग इसमें नहीं होती है, इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं होती। बाइनरी कोडिंग की क्यों आवश्यकता नहीं होती? क्योंकि इसमें भौतिक और विद्युत गुणों के बारे में बताया जाता है या उसकी मात्रा को कैलकुलेट किया जाता है। तो मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए विद्युत और भौतिक गुणों की इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, बाइनरी नंबर की या बाइनरी फॉर्मेट की। इसलिए यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेट का कोई भी यूज़ नहीं किया गया है या बाइनरी फॉर्मेट की कोई भी कोडिंग नहीं की गई है एनालॉग कंप्यूटर में। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो बहुत ईजी होता है और बहुत जल्दी आप लोगों की गणनाएँ करके जल्दी से रिजल्ट आपको प्रोवाइड करा देता है। जैसे कि आप लोगों की जितने भी भौतिक मात्राएँ होती हैं, जितनी भी विद्युत मात्राएँ होती हैं, उनको कैलकुलेट करके आप लोगों को डिजिट फॉर्म में प्रोवाइड करा देता है। ये कौन करता है? ये आपका एनालॉग कंप्यूटर करता है इस कार्य को। इसमें बाइनरी नंबर का कोई भी यूज़ नहीं होता है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। एनालॉग कंप्यूटर को अगर हम लोग फाइनली अगर कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन केवल इतना ही है कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो क्या होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा हम लोग भौतिक मात्रा को और विद्युत मात्रा को कैलकुलेट करके अंकों में व्यक्त करते हैं। मतलब हमें अंकों में रिजल्ट प्राप्त होता है इसका, किसका? एनालॉग कंप्यूटर का। इसके साथ ही अगर पूछा जाए कि इसमें जो बाइनरी फॉर्मेट जो होता है उसका कोई भी यूज़ नहीं होता है और एनालॉग कंप्यूटर जो है वो बहुत जल्दी आप लोगों की गणनाएं आपको प्रोवाइड कराता है। मतलब बड़ी बड़ी गणनाओं को बहुत इजी वे में जल्दी से कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट दे देता है। इसे ही हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? 2021 में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था कि डिजिटल कंप्यूटर किसको कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। डिजिटल शब्द डिजिट से बना हुआ है। डिजिटल जो शब्द है वो आपका डिजिट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? डिजिट से। डिजिट से ही आप लोगों का डिजिटल शब्द बना हुआ है। आगे देखते हैं। जिसका अर्थ है अंक। डिजिट का मतलब होता है अंक, यानी वैसा कंप्यूटर जो अंकी गणना या अंकी डाटा पर आधारित होता है। मतलब जो आप कह सकते हो कि डिजिट पर जो आधारित होता है, जिसमें डिजिट हमें प्राप्त होती है, डिजिट हमको मिलती है, उसे हम लोग डिजिटल कंप्यूटर भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डिजिट की गणना की जाती है। देखते हैं आगे। अंकीय डाटा पर आधारित होकर कार्य करता हो, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो इनपुट डाटा डिजिट के रूप में लेता है और आउटपुट डाटा मल्टीपल फॉर्म में देने की क्षमता रखता है। मतलब जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो आप लोगों की उसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों की डाटा जो होता है, डाटा मतलब समझ रहे हो, जो अंक है, जो आपके अंक जो डिजिट हैं उनको क्या करता है, उनको आप उस कंप्यूटर में सेव करते हैं और उसके थ्रू आप लोग मल्टीपल फॉर्म में उसका रिजल्ट जो है वो प्राप्त कर सकते हो। इनपुट होता है देना और आउटपुट होता है लेना। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आप इनपुट कर रहे हो, जैसे आपने लैपटॉप में कोई अपनी चिप लगाई या फिर कोई चीज़ लगाई तो क्या बोलेंगे, इनपुट कर दी, हमने डिवाइस को इनपुट कर दिया। लेकिन जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो मतलब डिवाइस जो है वो आपकी आउटपुट हो गई। मतलब या फिर आप कह सकते हो कि हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसे ही हम लोग आउटपुट कहते हैं और जो हम लोग देते हैं उसे हम लोग इनपुट कहते हैं। तो इनपुट और आउटपुट आपको कंफर्म हुआ कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो ये दो चीज़ें आपको कंफर्म हो गई। अब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर आपको समझ में आया कि हम लोग इसमें क्या है, इसमें हम लोग डिजिट के फॉर्म में इसको चीज़ें देते हैं, डिजिट के फॉर्म में उसमें चीज़ें सेव करते हैं और उससे हम लोगों को मल्टीपल फॉर्म में चीज़ें जो हैं वो प्राप्त होती हैं। उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से डिजिटल कंप्यूटर में। देखते हैं, यह कंप्यूटर इनपुट 0 और 1 के फॉर्म में लेता है। मतलब जो इनपुट आप इसमें कुछ भी संख्या, कुछ भी डिजिट डालेंगे तो ये 0 और 1 के फॉर्म में लेगा, मतलब बाइनरी नंबर में ये आपका लेता है। और
आउटपुट जो है ये आपके डिजिट, ग्राफिक, साउंड आदि के रूप में देता है। आप लोगों ने देखा होगा जो साउंड का काम है कि साउंड बहुत आपको लो करनी है या हाई करनी है। आप लोगों ने देखो जो मूवी वगैरह में साउंड का काम होता है वो कंप्यूटर के थ्रू ही तो होता है, देखा है आप लोगों ने। तो कंप्यूटर के थ्रू क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू जो साउंड है उसे हम लोग अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। उसके साथ ही जो ग्राफिक्स हैं आप लोगों के, जो पिक्सल्स हैं आप लोगों के, जैसे कोई आपने पिक्चर क्लिक करी तो उसमें ग्राफिक्स आपके कितने क्लियर हैं, पिक्सल जो हैं वो कितने क्लियर हैं। तो ये सब चीज़ें जो क्या है, ये सब चीज़ें आप लोगों के डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू ही आप कर सकते हो या आपको मिलती हैं। या फिर आप कह सकते हो डिजिट जो हुई आपकी, वो भी आप लोगों की क्या होती हैं, वो सब आप लोगों की डाटा जो है ये आप लोगों का डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू ही आप लोगों को प्रोवाइड होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं आप उसमें इनपुट करते हो और वहाँ से आप लोगों को साउंड वगैरह या फिर आप कह सकते हो ग्राफिक्स वगैरह, इन सब चीज़ों की जो होती है ये सब आप लोगों को आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। क्या होता है, आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू हम लोग ग्राफिक्स वगैरह हुआ, साउंड की क्वालिटी वगैरह हुई, ये सब चीज़ें हम लोग किसके थ्रू चेकआउट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम की विश्वसनीयता काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब हम लोग अगर देखें जाए बिलीविंग पावर जो है, मतलब डिजिटल कंप्यूटर आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है तो आप उस पर बिलीव भी ज़्यादा करेंगे, तथा गलती की संभावना बहुत कम होती है। मतलब जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है वो आपको रिजल्ट जो है वो बिल्कुल अच्छा प्रोवाइड करता है, मतलब रिजल्ट जो है वो आपको बिल्कुल श्योरली वाला प्रोवाइड करता है और इसमें गलती की संभावना जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत कम होती है, ये हम लोग कह सकते हैं। आगे देखते हैं। ये मैथमेटिकल तथा लॉजिकल दोनों प्रकार के कैलकुलेशन बिल्कुल शुद्धता के साथ करने में सक्षम होता है। जो बैंक वगैरह में आप लोगों के लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो कौन से यूज़ होते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर ही आपके यूज़ होते हैं। जितनी भी आप लोगों की कंपनियों या इंजीनियर जो होते हैं वो लोग जिस पे काम कर रहे होते हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर पर ही वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल तथा लॉजिकल जो चीज़ें होती हैं उसमें प्रॉपर आप लोगों को अच्छा सा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आप लोगों को डाउट हो रिजल्ट में या जो रिजल्ट है वो रॉन्ग प्रोवाइड करे। इसमें क्या है कि रिजल्ट जो है वो आप लोगों को बिल्कुल राइट प्रोवाइड करता है। इसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा बिलीव किस पे है, हम लोगों को सबसे ज़्यादा बिलीव अगर किसी पे होता है तो वो कंप्यूटर पे ही होता है ना, कि ये हमको राइट रिजल्ट ही प्रोवाइड कराएगा। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बिल्कुल राइट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, चाहे वो मैथमेटिकल चीज़ें हों या फिर लॉजिकल चीज़ें हों, ग्राफिक में हो कोई या साउंड में कुछ भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें आप लोगों को एक्यूरेट प्रोवाइड कराता है। कौन, डिजिटल कंप्यूटर। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर किसी का यूज़ आजकल किया जाता है तो वो यूज़ किया जाता है आप लोगों का डिजिटल कंप्यूटर का। आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड जो है वो है आप लोगों का हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पे किया हुआ था एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो आप लोगों का किया डिजिटल कंप्यूटर। तो आपने देखा एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर से बाइनरी जो चीज़ें होती हैं वो कुछ भी नहीं की जाती है, मतलब बाइनरी नंबर का कोई भी उसमें यूज़ नहीं होता है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर का यूज़ होता है। यहाँ आप लोगों के जो साउंड, ग्राफिक्स या मैथमेटिकल, लॉजिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आप लोगों की डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू ही होती हैं। जबकि जो एनालॉग कंप्यूटर है उसमें सब कुछ भौतिक और आप कह सकते हो विद्युत जो मात्राएं होती हैं वो सब चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आगे देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड जो है वो है आप लोगों का हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, वो देखते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है ये आपके DLED 2019 से पूछा गया है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, और जबकि आप लोगों का डिजिटल कंप्यूटर जो था वो आप लोगों के DLED 2021 में पूछा गया था। तो देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। यह वैसा कंप्यूटर होता है जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के कैलकुलेशन करने की क्षमता रखता है। मतलब जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसके द्वारा आपका जो काम एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू होता था या जो काम डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू होता था वो दोनों काम आप लोगों का हाइब्रिड कंप्यूटर करता है। मतलब आप लोगों की जो भी अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी के बारे में करंट हम लोगों को चेक करना है, कितना करंट जो है वो बह रहा है लाइन में, या हम लोग कह सकते हो गति, या फिर आप कह सकते हो दाब, ताप, कुछ भी आपको चेक करना है तो वो आप हाइब्रिड कंप्यूटर से चेकआउट कर सकते हो। उसके साथ ही आप लोगों को मैथमेटिकल, लॉजिकल, साउंड, ग्राफिक्स, इन पे अगर आपको वर्क करना है तो भी आप हाइब्रिड कंप्यूटर के थ्रू इस पर वर्क कर सकते हो। मतलब जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो एनालॉग कंप्यूटर और आपका डिजिटल कंप्यूटर दोनों का वर्क एक साथ करता है। मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर के फंक्शंस और आप कह सकते हो डिजिटल कंप्यूटर के फंक्शन दोनों ही ऐड होते हैं। आगे देखते हैं। इस कंप्यूटर को एनालॉग तथा डिजिटल दोनों
टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाए जाते हैं। मतलब जो ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया है, ये आपका डिजिटल कंप्यूटर और आपका एनालॉगी जो कंप्यूटर था उसके दोनों टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया गया है। मतलब इसमें हाइब्रिड आप कह सकते हो, हाइब्रिड में आप लोगों के एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के फंक्शन हैं। आगे देखते हैं। यह कंप्यूटर जटिल से जटिल गणनाएं कुछ मिनटों में करने में सक्षम हो सके। इस कंप्यूटर का प्रयोग वहाँ करते हैं। मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर जो है इसके थ्रू क्या होता है, बहुत कम टाइम में आप लोग अपनी जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हो। मतलब आपको इंस्टेंट रिजल्ट जो है वो आप लोग का हाइब्रिड कंप्यूटर देता है और आपके जो कैलकुलेशन है उसको बहुत ईजी कर देता है। आप कैलकुलेशन मतलब यही नहीं होता कि जोड़ घटाना गुणा, यही नहीं होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं। आप लोग देखिए कंपनियां चल रही हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही, कोडिंग चल रही है। ये सब क्या है, ये सब जो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर में ही होते हैं। कोडिंग देखिए आप लोग, कोडिंग का कितना ज़्यादा क्रेज़ हो गया। कुछ भी चीज़ आप बनाते हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ बना रहे हो, सब में आप कोडिंग का काम हो गया। तो कोडिंग का जो है वो बहुत ज़्यादा फंक्शन हो गए हैं कोडिंग के। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को रिजल्ट जो है वो बहुत इंस्टेंट चाहिए होता है, बहुत जल्दी चाहिए होता। इसलिए हम लोग ऐसी कोई मशीन चाहिए थी हम लोगों को जो हम लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड कर दे, जो कि हम लोगों ने बनाई कंप्यूटर में पहले एनालॉग बनाया, फिर हम लोगों ने बनाया डिजिटल वाला। डिजिटल में भी काफ़ी एक्यूरेसी थी, उसके साथ ही काम जो था काफ़ी फास्ट था। लेकिन हाइब्रिड में हम लोगों ने और प्रोसेस किए और रिजल्ट को और अच्छा करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए उसमें हम लोगों ने फंक्शंस और अच्छे डाले। जिसमें हाइब्रिड में क्या हुआ कि हाइब्रिड में एनालॉग और आप लोग कह सकते हो डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर ने एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिक्सअप तैयार कर दिया। किसमें, हाइब्रिड में। हाइब्रिड में अब आपको दो चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। एक तो एनालॉग आप अलग कंप्यूटर का यूज़ करते हो और दूसरा डिजिटल कंप्यूटर का अलग यूज़ करते। अब आपको क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों चीज़ें आपको एक ही जगह प्रोवाइड हो रही थी। आगे देखते हैं। इस कंप्यूटर का प्रयोग वहाँ करते हैं, कहाँ पे करते हैं, जहाँ दोनों प्रकार के कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। मतलब जहाँ हम लोगों को किसी चीज़ की हम लोगों को ये भी चेक करना है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, और हम लोगों को अपनी ग्राफिक्स पे भी काम करना है। जैसे कि आप कह सकते हो कि जैसे कि हम लोग कहीं गए, घूमने गए हुए थे, ठीक है, वहाँ हमें कोई प्रोजेक्ट वर्क करना है। प्रोजेक्ट मतलब इन अ सेंस मूवी बनानी है, तो हमें वहाँ चेकआउट करना है कि यहाँ का मौसम कैसा है। तो हमें अगर मौसम चेक करना है तो फिर हम एनालॉग कंप्यूटर लेके आएंगे क्या? नहीं भाई, हम लोग हाइब्रिड लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हमें वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी पता चल जाए कि यहाँ बारिश होनी है या नहीं होनी है, बर्फ़ गिरनी है या नहीं गिरनी है, और यही पता चल जाए कि हमारे जो ग्राफिक्स हैं, जो हम मूवी बना रहे हैं, उसे हम लोग किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग मतलब डिज़ाइन कर पाएँ। तो ये दोनों चीज़ें एक ही कंप्यूटर में हो जाए, वो हम चाहते थे। हम दो दो कंप्यूटर क्यों लेके कहीं जाएंगे ना। तो हाइब्रिड कंप्यूटर ने इसको इजी कर दिया। हाइब्रिड कंप्यूटर के थ्रू क्या था कि आप लोग अपने ग्राफिक्स साउंड पे भी वर्क कर सकते थे, उसके साथ ही जो वहाँ का मौसम है, जो वहाँ की चीज़ें हैं, वो भी आप पता कर सकते थे। आगे देखते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किया जाता है। मतलब जो आप विज्ञान में क्या है, विज्ञान में सारी चीज़ें आ रही, इंजीनियरिंग भी विज्ञान में आ रहा है। विज्ञान कोई साइंस जो वर्ड है वो बहुत बड़ा वर्ड है। प्रौद्योगिकी आप समझ ही रहे हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या है, इतनी सारी जितने बिजनेसेस हैं आपके, जितने बिजनेस हैं वो सब इसी के थ्रू चल रहे हैं। साथ ही उसके जो आपके साथ जितने भी वैज्ञानिक हो गए हैं, जो आप देखिए नासा वगैरह, क्या यहाँ सब कंप्यूटराइज काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हाथों का कुछ काम चल रहा हो या फिर आपकी माइंड का कुछ काम चल रहा है। यहाँ सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं। मतलब आपका माइंड भी अगर तेज़ है तो वो कंप्यूटर के थ्रू ही चल रहा है। तो अगर देखा जाए आज के समय में कंप्यूटर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। मतलब आप कह सकते हो कंप्यूटर के थ्रू इतनी सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं, टाइम बहुत कम लगता है चीज़ों को करने में। पहले चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, मतलब आप कह सकते हो टाइम बहुत वेस्ट होता था, ये आप कह सकते हो, या बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता था। बट अब चीज़ों को बहुत कम टाइम में पूरा किया जा सकता है। तो ये किसके थ्रू हुआ, ये सब आप चीज़ें जो हुई, ये सब आप लोगों की कंप्यूटर के थ्रू ही तो हुई। तो जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है, या फिर आप कह सकते हो जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है, उसने इन सब चीज़ों को बहुत ईजी बना दिया। आगे देखते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर की गति जो है वो अत्यधिक तीव्र होती है और इनकी परिशुद्धता मतलब होती है एक्यूरेसी, पहले के कंप्यूटर की तुलना में अधिक सही है। मतलब जो एक्यूरेसी थी वो काफ़ी अच्छी थी यहाँ पर। मतलब अगर देखा जाए पहले भी थोड़ी एक्यूरेसी की थोड़ी सी कमी थी, मतलब एक्यूरेसी थी ना, बट बहुत एक्यूरेट नहीं थी। बिल्कुल हम लोगों को बिल्कुल कह सकते हैं 100% श्योर नहीं थी। बट जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर आया इसमें एक्यूरेसी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाइब्रिड कंप्यूटर में
ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता होती है। मतलब ऑनलाइन डेटा आप समझ रहे हो, मतलब ऑनलाइन चीज़ें हम लोग एक दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये किस में था, ये आप लोगों का हाइब्रिड कंप्यूटर में था, जिससे के थ्रू हम लोग अपनी ऑनलाइन चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते थे। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सेकंड देखते हैं। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट के आपके 3 पार्ट थे जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। फर्स्ट में आप लोगों का था कि आंकड़ों के आधार पर, तो आंकड़ों के आधार पर हम लोगों ने देखा, मतलब डाटा रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हम लोगों ने देखा कि आपके कंप्यूटर के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, पहला एनालॉग, दूसरा आप लोगों का डिजिटल था, और तीसरा जो था वो था आप लोगों का हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों जो हैं वो आ जाते हैं, और दोनों से मिलकर ही आप लोगों का हाइब्रिड कंप्यूटर बना हुआ है। तो ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे उद्देश्य के आधार पर कि कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर देखेंगे। तो सेकंड है आपका उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन पर्पज, पर्पज के आधार पर कंप्यूटर का क्या यूज़ है, क्या ज़रूरत है कंप्यूटर की। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, मतलब जनरल पर्पज़ कंप्यूटर का यूज़ हम लोग किस तरीके से करते हैं। मतलब सबसे फर्स्ट जो है वो है आप लोगों का जनरल पर्पज़ में हम लोग कंप्यूटर किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो देखते हैं, इस तरह के कंप्यूटर को सामान्य कार्यों को करने के लिए बनाया गया है। मतलब जो ये आप लोगों का जनरल पर्पस कंप्यूटर है, इसका जो इसे बनाने का रीज़न था कि नॉर्मल सी चीज़ें कंप्लीट करना या नॉर्मल सी चीज़ों को करने के लिए। इस कंप्यूटर पर होम, ऑफिस, स्कूल इत्यादि के कार्यों को बड़े आसानी से कर सकते थे। मतलब हम लोग घर में कोई काम कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम लोग जैसे कि हम लोग कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम लोग सब्जी लेके आए, हमें कैलकुलेशन करनी है तो बड़ी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते थे। ऑफिस में हम लोग कोई कैलकुलेशन या वर्क करना है तो हम लोग ऑफिस में वर्क कर सकते थे। स्कूल में जो आप लोगों की फ़ीस स्लिप जो बनती है, मतलब जो फ़ी वगैरह सबमिट होती है, वो भी हम लोग कंप्यूटर के थ्रू ही करते थे। तो जनरल पर्पज़ के लिए ये कंप्यूटर अच्छा था काफ़ी। इसमें क्या था, हम लोग अपनी डेली बेसिस जो चीज़ें थी उनको कंप्लीट करने के लिए इस कंप्यूटर का यूज़ करते थे। आगे देखते हैं। इनकी क्षमता सामान्य होती थी, मतलब इनकी जो क्षमता थी बहुत सामान्य थी। इनके थ्रू हम लोग कार्य को अपने आसान कर सकते थे, मतलब जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते थे। जो इजी कैलकुलेशन होती थी वो हम लोग कर सकते थे। आगे देखते हैं। जिसके कारण यह विशिष्ट कार्य नहीं कर सकता था, मतलब इसकी जो क्षमता थी बहुत लिमिटेड ही क्षमता थी। तो ये कोई बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर सकता, मतलब बड़ा बड़ा डाटा जो था वो सेव नहीं कर सकता। जैसे बैंक में जो डाटा होता है वो कितना सारा डाटा सेव होता है, तो इतना बड़ा बड़ा जो डाटा था वो सेव नहीं कर सकता था। मतलब इतनी इसमें क्षमता नहीं थी, बस नॉर्मल सी जनरल सी क्षमता थी कि ये नॉर्मल से कार्य कर सकता था। आगे देखते हैं। आगे है, यह डेटाबेस तैयार करना, सूचनाएं प्राप्त करना, वर्ड प्रोसेसिंग इत्यादि कार्य सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर द्वारा किए जाते थे। मतलब जो डेटाबेस तैयार करते थे कि इस कॉलेज का डेटा कितना है, ये हम लोग, आप लोगों ने देखा जो आप लोगों ने फाइल वगैरह बनाई होगी तो आपको डेटा लिखना पड़ता है ना कि इस कॉलेज में इतने बच्चे थे, यहाँ पे ये चीज़ हुई, यहाँ पे ये चीज़ हुई। तो डेटाबेस आप तैयार कर सकते थे। साथ ही जो सूचनाएँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो आप लोगों की इसके थ्रू प्राप्त हो सकती थी। वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब जो चीज़ें आप लोग करना चाहते थे वो आप लोग कर सकते थे। मतलब इसके थ्रू आप कह सकते हो बहुत ईजी चीज़ें जो थी, जो कॉमन चीज़ें थी, मतलब जनरल पर्पस इसका नाम ही रखा गया कि ये केवल जनरल पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा सकता था। मतलब जो कॉमन चीज़ें आप लोग डेली बेसिस में करते हो जिसमें बहुत सारा डाटा नहीं होता है, उसमें इनका यूज़ किया जा सकता था। तो जनरल पर्पस आपको समझ में आया कि इनका हम लोग यूज़ कहाँ करते थे, घर में करते थे, ऑफिस में, स्कूल में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते थे। अब नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। सेकंड पार्ट है आप लोगों का उद्देश्य कंप्यूटर का, मतलब उद्देश्य के आधार पर हम लोगों ने देखा। तो उद्देश्य के आधार पर सेकंड आप लोगों का पार्ट है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, मतलब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, ये कंप्यूटर किसी खास कार्यों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। मतलब जो ये कंप्यूटर बनाए गए, जो आप लोगों के स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बनाए गए, ये कोई इनका उद्देश्य था कोई एक कार्य को प्रॉपरली तरीके से करना, इसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया। मतलब जब हम कोई चीज़ बनाते हैं या कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो हमें पता होता है ना ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, जब कोई डिज़ाइनर एक लहंगा बना रहा है तो उसे पता है कि ये लहंगा कौन पहनने वाला है, साथ ही ये लहंगा हम पहनने के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद कोई कपड़ा अगर कोई बना रहा है तो उसे पता होता है कि कपड़ा साइज़ का कैसा रखना है, किसके ऊपर अच्छा लगेगा, मतलब मोटे लोगों के ऊपर अच्छा लगेगा, पतले लोगों के लिए अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ डिज़ाइन की जाती है। ऐसे ही जब आप कोई कंप्यूटर बनाते हो तो आपको डिज़ाइन करते टाइम ये पता होता है कि इस कंप्यूटर में कौन कौन से फंक्शंस ऐड करने हैं, इस कंप्यूटर का जो यूज़ है वो कौन से लोग करेंगे, मतलब स्टूडेंट ज़्यादा यूज़ करेंगे या फिर आप लोग कह सकते हो जो ऑफिस वर्क में ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, मतलब कहाँ पर इस कंप्यूटर का यूज़ किया जाएगा। तो ये क्या है, जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हो तो
माइंड में ये सब चीज़ें आपके होती हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ ऐड करनी है, या इसको कितना हाई स्पीड तक बनाना है, या इसमें कितनी चीज़ें आपको कौन कौन से फंक्शंस ऐड करने हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर ऐड करने हैं, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोगों को पता होता है जब हम कोई भी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो देखते हैं, ये कंप्यूटर किसी खास कार्यों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे इसकी कार्य क्षमता उस कार्य के अनुकूल होती है। मतलब हम लोग जिस कार्य के लिए इसको यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है कि ये कार्य के लिए हमें इसे बनाना है, तो उसकी क्षमता भी हम उसी के अकॉर्डिंग रखते हैं। आगे देखते हैं, ये कंप्यूटर अलग कार्यों के लिए अलग अलग क्षमता तथा आकार के बनाए जाते हैं। इसके हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर भी ज़रूरत के अनुसार बनाए जाते हैं। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जो बच्चे जैसे कि इंजीनियर वगैरह होते हैं तो उनके ऑफिस में जिस तरीके का वर्क होता है उसी तरीके के कंप्यूटर वो अपने एम्प्लॉइज़ को देते हैं। मतलब जैसे कि कोई बैंक वाली, जो आप कह सकते हो जो इंजीनियर लाइन है, या फिर जो HDFC बैंक वगैरह की जो आप लोग की इंजीनियर्स जो होते हैं जो ऑफिस में वर्क करते हैं, आप लोग क्या सोच रहे हो, जो ये बैंक होती है इसमें केवल मैनेजर और कैशियर ही होते हैं? नहीं भाई, इस बैंक को जो चलाने वाले होते हैं, जो प्रॉपर पूरा सिस्टम करे हुए हैं, पूरी चीज़ें जो हैं वो पूरे एक्यूरेट जो चीज़ें करे हुए हैं वो इंजीनियर लोग ही करते हैं। वो आपकी कोई भी बैंक हो, सारी बैंक में जो फंक्शंस होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो जो प्रॉपर चीज़ें हैं वो आप लोगों के इंजीनियर लोग ही करते हैं। जैसे कि आप अमेज़ॉन देखिए, अमेज़ॉन में कितने सारे इंजीनियर लोग हैं, फ्लिपकार्ट कंपनी में कितने सारे इंजीनियर लोग हैं। अब आप कहेंगे केवल प्रोडक्ट ही तो है, केवल बेचना है, यहाँ से ले जाना है, वहाँ देना है, वहाँ करना, नहीं भाई, इन सबको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, जिसमें वो कोडिंग करते हैं। मतलब जो आपकी वेबसाइट बनती है वहाँ पे कोडिंग रहती है, आपकी बैंक की वेबसाइट होती, जो भी चीज़ें होती हैं सब कोडिंग के थ्रू ही तो होती हैं। अलग अलग फंक्शन, कोई मशीन बन रही है उसमें भी कोडिंग है, आप लोग के कंप्यूटर बन रहा है उसमें भी कोडिंग है, तो हर जगह हर चीज़ में कोडिंग होती है। तो यहाँ ये सब चीज़ें कौन है, ये सब चीज़ें आपके इंजीनियर लोग ही तो बनाते हैं या चीज़ें करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो जब भी जिस अकॉर्डिंग वर्क होता है, मतलब जैसे कि कोई कंप्यूटर है जो आप लोगों के डिजिटल वाले क्षेत्र में, मतलब डिजिटल इन द सेंस जैसे कि आप लोगों की ग्राफिक्स वगैरह, साउंड वगैरह में यूज़ होना है, तो उसमें उसी तरीके के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डाले जाएंगे। लेकिन कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जिसमें, एक सेकेंड रुकना, मेरा गला बैठ गया, मैं पानी पी लूँ। तो कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग वाले होते हैं। मतलब जैसे कि आप लोगों की कोडिंग जो है, अगर उसमें काफ़ी अच्छी कोडिंग करनी होती है तो उसमें वैसे ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी डाले जाते हैं। तो जो भी कंपनियां होती हैं वो अपनी वर्क के अकॉर्डिंग ही उस तरीके के लैपटॉप और कंप्यूटर को यूज़ करती हैं जैसे उनमें वर्कलोड होता है। तो आप समझ रहे हो, तो जैसा वर्कलोड होता है उस तरीके से उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं। कोई आपके घर के आसपास कोई इंजीनियर हो या आपकी फैमिली में कोई इंजीनियर हो, तो आप उनसे पूछना कि वो जो लैपटॉप यूज़ करते हैं कंपनी का, वो लैपटॉप, और जो वो डेली मतलब जो अपने उन्होंने कॉलेज लाइफ में लैपटॉप यूज़ किया था वो लैपटॉप, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपको बताएंगे कि भाई जो कंपनी की साइड से लैपटॉप मिलता है वो बहुत महंगा लैपटॉप मिलता है। मतलब कंपनी जो लैपटॉप देती है वो कम से कम 1-1.5 लाख का या 80,000 का कुछ समथिंग देती है लैपटॉप। लेकिन आप जो लैपटॉप खरीदते हो वो मुश्किल से 20, 25, 50 तक का खरीदते हो, क्योंकि कंपनी को पता होता है कि मेरे कंपनी में कितना ज़्यादा वर्कलोड है, उसी अकॉर्डिंग उसमें फंक्शंस ऐड होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऐड होते हैं। तो आप समझ रहे हो, इसी के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का जो कह सकते हो आप लोगों का स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है वो स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए? स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं। मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है कि मैं थक जाती हूँ बोलते बोलते, और आप लोग लिखते लिखते थक जाते होंगे ना। तो चलिए मेरे साथ साथ लिखते रहिए, आपको बाद में नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि आज क्लास जो है वो काफ़ी लॉन्ग होने वाली है। ये जो आज का जो चैप्टर है वो मैं यहीं फिनिश कर दूंगी, जो कंप्यूटर के प्रकार हैं, और कंप्यूटर के जो प्रकार हैं वो बहुत सारे प्रकार हैं, तो इसलिए आपका जो 3rd चैप्टर है वो आज यहीं फिनिश हो जाएगा। लेकिन आपकी क्लास काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है, पता नहीं कब तक ख़त्म होगा, अभी तो स्टार्टिंग करी हम लोगों ने। चलिए बढ़ते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के उदाहरण देख लेते हैं। कौन कौन से कंप्यूटर जो है वो स्पेशल पर्पस, कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं वो देखते हैं। ATM मशीन जो है ये आप लोगों की स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। जो आप लोगों की ATM मशीन है ये भी क्या है, ये भी आप लोगों का एक कंप्यूटर है। इसमें भी आपके अलग से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक यूज़ के लिए किया जा रहा है ना। ATM क्या है, ATM जो आप लोगों का ऑफिस होता है, या ATM जो कार्ड जहाँ आप लोगों का होता है, ATM मशीन, वो क्या एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए है ना, कि मतलब पैसे निकालने के लिए ही आप लोग ATM का यूज़ करते हैं ना।
एटीएम का यूज़ हम लोग एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं ना, कि मतलब प्रॉपर हमें इससे पैसे ही निकालने हैं, इसलिए उसमें उसी तरीके के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का सिटी स्कैन। सिटी स्कैन मशीन जो होती है, सिटी स्कैन क्या होता है, जो हम लोग का सिर है उसका स्कैनिंग की जाती है, मतलब जिसे माइग्रेन वगैरह हो जाता है या जिसे बहुत ज़्यादा सिर दर्द रहता है या किसी को चोट लग जाती है सिर में या ब्रेन में, तो उसको चेकअप करने के लिए हम लोग सिटी स्कैन का यूज़ करते हैं। मतलब ये आपकी मशीन होती है जो आप लोगों के सिर का, मतलब जो ब्रेन है उसका एक्सरा करती है। एक्सरा करने के लिए हम लोग ब्रेन का एक्सरा तो एक्सरे मशीन से कर नहीं सकते हैं, तो ब्रेन का जो हम लोग एक्सरा करते हैं या ब्रेन के बारे में जो चीज़ें देखते हैं वो हम लोग सिटी स्कैन के थ्रू ही पता चलती हैं कि ब्रेन में कोई डैमेज तो नहीं है, ब्रेन में कोई आप लोगों को माइग्रेन वगैरह तो नहीं है। ये सब किसके थ्रू पता चलता है, ये सब हम लोगों को सिटी स्कैन के थ्रू पता चलता है। तो सिटी स्कैन करने के लिए हम लोग जो मशीन यूज़ करते हैं वो भी आप लोगों का एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है। मतलब जो सिटी स्कैन की मशीन है वो केवल आप लोगों के ब्रेन का केवल चेकअप कर सकती है। क्या कर सकती है, ब्रेन को स्कैन कर सकती है, इसलिए इसका भी एक स्पेशल पर्पज है, मतलब स्पेसिफिक पर्पज है। आगे देखते हैं पेट्रोल वेंडन मशीन, मतलब जो आप लोगों की पेट्रोल को चेक करती है कि कितना पेट्रोल है या फिर आप कितना पेट्रोल भरवा रहे हैं। ये भी तो एक मशीन ही है ना आप लोगों की, ये भी एक कंप्यूटर ही है ना, जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि 2 लीटर 4 लीटर 10 लीटर 50 लीटर कितना पेट्रोल गया, या फिर कितना इसमें मिक्सर है, कितना आपको भरवाना है, कितना प्राइस हुआ। ये सब क्या, ये भी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए है ना। आप लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ है ना, कि वो मशीन केवल आपका पेट्रोल ही भर सकती है, डीजल ही डाल सकती है, उसी को कैलकुलेट करेगी केवल। ऐसा नहीं है कि आपकी जो पेट्रोल वाली मशीन है वो आप लोगों की एटीएम मशीन में काम करने लगी, उससे पैसे निकलने लगे। ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो क्या है, जो पेट्रोल वाली मशीन है वो आप लोगों की एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाई गई है कि इससे केवल पेट्रोल जो है वो केवल कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना पेट्रोल कहाँ गया। तो आप समझ गए कि जनरल पर्पस क्या होता है और स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है। स्पेसिफिक पर्पस होता है मतलब कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है उसे हम लोग स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। उसके साथ ही जो नॉर्मल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो ये चीज़ आपको समझ आई। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या समझते हैं। आपको नोट्स मेरे साथ साथ बनाते हुए चलना है। स्पीड अगर मेरी फास्ट हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर सकती हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड हम लोगों का टाइप क्या था। थर्ड टाइप था आप लोगों का आकार एवं क्षमता पर आधारित। आकार और क्षमता पर आधारित किस प्रकार से, बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी। कैपेसिटी और साइज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर बनाए गए। किस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया साइज़ और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, वो देखते हैं। आकार, क्षमता, उपयोग तथा स्पीड के आधार पर कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। मतलब यहाँ पर आप लोगों की स्पीड के आधार पर, क्षमता के आधार पर और आकार के आधार पर भी कंप्यूटर को डिवाइड किया गया। कितने भागों में, कंप्यूटर को 4 भागों में डिवाइड किया गया। आकार के आधार पर, क्षमता के आधार पर और आप लोगों की स्पीड के आधार पर इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया। एक एक करके हम लोग समझते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आप लोगों के साइज़ एंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। देखते हैं एक एक करके। सबसे फर्स्ट जो है वो है आप लोगों का माइक्रो कंप्यूटर। क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। तो हम लोग समझते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, वो देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो मतलब आप समझ रहे हो, माइक्रो मतलब क्या होता है। माइक्रो जो कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। ये कंप्यूटर आकार में सबसे छोटे तथा मुख्य रूप से सिंगल यूज़र सिस्टम के आधार पर बनाए गए हैं। मतलब जो ये आप लोगों के माइक्रो का मतलब समझ रहे हो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो जो ये कंप्यूटर होते हैं ये आकार में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और केवल सिंगल यूज़र सिस्टम होता है। मतलब इसे केवल एक ही यूज़र जो है वो यूज़ कर सकता है। आया समझ में आपको। इनका उपयोग व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक दोनों ही रूप में होता है। मतलब इसका प्रयोग केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है और कोई भी आप लोग बिजनेस में इसका यूज़ कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति कर सकता है प्रॉपर, या फिर इसका यूज़ जो है वो बिजनेस में किया जा सकता है। किसका, माइक्रो कंप्यूटर का। वो देखते हैं, आगे देखते हैं और चीज़ें। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 के दशक में हुआ था। एप्पल मैक, ई मैक, IBM इसके उदाहरण हैं। एप्पल मैक जो है ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है।
ईमैक जो है ये भी आपका माइक्रो कंप्यूटर है, और IBM जो है ये आपका माइक्रो कंप्यूटर है। तो आपको समझ में आया माइक्रो कंप्यूटर क्या था। माइक्रो कंप्यूटर का जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, और माइक्रो कंप्यूटर पे केवल एक व्यक्ति ही काम कर सकता था। इसमें बिजनेस वगैरह काम किया जा सकता था, लेकिन केवल एक व्यक्ति ही इसमें काम कर सकता था। इसका जो विकास था वो आप लोगों का 1970 में स्टार्ट किया गया। और जो आप लोगों के माइक्रो कंप्यूटर हैं वो कौन कौन से हैं। एप्पल मैक आप लोगों का माइक्रो कंप्यूटर है, iMac आप लोगों का माइक्रो कंप्यूटर है, और इसके बाद IBM जो है ये आप लोगों का माइक्रो कंप्यूटर है। आगे एक एक करके हम लोग समझते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के निम्न प्रकार होते हैं, कौन कौन से। माइक्रो कंप्यूटर के निम्न प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, प्लाम टॉप एंड आप लोगों के टैबलेट। तो जो आप लोगों का पर्सनल कंप्यूटर जो होता है, आप लोगों ने देखा हो जो PC हम लोग जैसे बोलते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर आप लोगों का होता है वो क्या, वो आप लोगों का माइक्रो कंप्यूटर होता है। लैपटॉप जो है ये भी हम लोगों का माइक्रो कंप्यूटर है। आप लोगों ने देखा लैपटॉप को केवल एक लोग यूज़ कर सकते हैं ना एक टाइम में, मतलब जो आप यूज़ करो तो ऐसा नहीं है कोई दूसरा भी उसको यूज़ कर सकता हो। एक टाइम में केवल आप ही उसको यूज़ कर सकते हैं। आपका पर्सनल कंप्यूटर जो होता है, मतलब आप जो आप लोगों का प्रॉपर कंप्यूटर होता है उसे भी आप केवल यूज़ कर सकते हो। प्लाम टॉप भी ये भी एक आप लोगों का कंप्यूटर का ही टाइप है। उसके बाद टैबलेट जो है इस पर भी एक व्यक्ति जब कार्य करेगा तो केवल एक व्यक्ति ही कार्य कर सकता है, और इसका जो साइज़ है वो छोटा होता है। आप लोगों ने देखो टैबलेट का साइज़ छोटा होता है, उसके बाद लैपटॉप है उसका भी साइज़ छोटा होता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही छोटा होता, हाँ नॉर्मल साइज़ होता है लेकिन छोटा तो होता है ना। इतना बड़े कंप्यूटर इतना तो नहीं होता ना, जो आप लोगों का कंप्यूटर इतना बड़ा बड़ा होता था आधे आधे कमरे का, या फिर जो आप लोगों ने कंप्यूटर देखे हैं वो बड़े बड़े। अब तो लैपटॉप इतने ज़्यादा पतले आने लगे हैं फ्लॉप टाइप के, तो आप लोगों ने देखा कि इसका जो साइज़ होता है वो छोटे होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर आपको समझ में आए कौन कौन से होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के जो प्रकार हैं वो होते हैं आप लोगों के पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, प्लाम टॉप और टैबलेट। जबकि जो उदाहरण देखे जाए माइक्रो कंप्यूटर के तो एप्पल मैक, ईमैक और IBM जो है ये सब आप लोगों के माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का डेस्कटॉप। ये आप लोगों के 2019 में पूछा गया है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में आई थिंक आप लोगों ने भी सुना होगा, मुझे लग रहा है सुना होगा, 9th-10th में सुना होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में। जिसके घर में कंप्यूटर होंगे उनको थोड़ा इस बारे में आइडिया होगा। आइडिया है किसी को नहीं है तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। ये एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, मतलब ये जो कंप्यूटर है वो एक आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है। आगे समझते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। इस पर एक समय में एक ही यूज़र कार्य कर सकता है। मतलब जो आप लोगों का ये पर्सनल कंप्यूटर जो होता है, जिसे हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में समझ रहे हैं, तो जो आप ये डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है ये आपका एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। इसमें क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है, मतलब माइक्रो कंप्यूटर का ही एक ये पार्ट आप कह सकते हो। इसमें भी केवल एक समय में एक ही व्यक्ति इस पर कार्य कर सकता है या इसको चला सकता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य कर सकता है, मतलब जैसे कि इसमें कई कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU। ये सब चीज़ें किसमें होती हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों की डेस्कटॉप कंप्यूटर में होती हैं। मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर के और भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, CPU हो गया। ये सब क्या है, ये सब आप लोगों के डेस्कटॉप कंप्यूटर के ही कंपोनेंट होते हैं या पार्ट्स होते हैं। आगे देख लेते हैं। और इस कंप्यूटर में एक साथ कई सारे कार्य किए जा सकते हैं, मतलब एक टाइम में बहुत सारे वर्क इसके थ्रू किए जा सकते हैं। आगे समझते हैं कि करके क्या चीज़ें हैं। डेस्कटॉप का निर्माण करने वाली IBM तथा मैकिन्टॉश, यहाँ आपका A है, मकिन में आपको S की जगह A कर लेना है, मैकिन्टॉश प्रमुख कंपनियां हैं। मतलब जो आप लोगों की डेस्कटॉप का जो निर्माण करती हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर का, वो कौन है, वो IBM है जो आप लोगों की डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाती है। उसके साथ ही मैकिन्टॉश जो है ये आप लोगों की डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाते हैं। लैपटॉप ज़्यादा पोर्टेबल बनाया गया है, मतलब लैपटॉप जो है वो ज़्यादा पोर्टेबल, मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबल, आप लैपटॉप को कहीं भी रख सकते हो, कहीं पे भी ले जा सकते हो। वहीं डेस्कटॉप जो है वो कंप्यूटर को एक जगह स्थिर होने के लिए बनाया गया है। मतलब जो डेस्कटॉप होता है वो क्या है, वो आपका एक कंप्यूटर का ही पार्ट है। वो इसमें क्या होता है कि डेस्कटॉप को केवल आप एक जगह फिक्स कर सकते हो, आप इसको ले लेके नहीं जा सकते कहीं भी। जबकि लैपटॉप क्या है, लैपटॉप को आपने अपने बैग में डाल लिया, आप अपने कॉलेज ले जा सकते हैं, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप लैपटॉप को ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है डेस्कटॉप को आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डेस्कटॉप के काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, CPU हो गया। आप CPU को लेके कहाँ ट्रैवल करेंगे भाई,
मॉनिटर को लेके कहाँ ट्रैवल करेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो जो आप लोगों का डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो स्थिर होता है, मतलब आप उसे एक जगह रख सकते हैं, जबकि आपका लैपटॉप जो होता है उसे आप यहाँ वहाँ भी ले जा सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि डेस्कटॉप आप लोगों का कंप्यूटर क्या होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर के कंपोनेंट हम लोगों ने देखे क्या होते हैं, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी केवल एक ही यूज़र काम कर सकता है, मतलब एक टाइम में केवल एक ही व्यक्ति डेस्कटॉप पे काम कर सकता है। आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने समझा डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि माइक्रो कंप्यूटर के बारे में समझा। पहले हम लोगों ने क्या समझा, पहले हम लोगों ने यहाँ आप लोगों का माइक्रो कंप्यूटर के बारे में समझा, फिर हम लोगों ने समझा डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने माइक्रो कंप्यूटर के बारे में समझा, फिर हम लोगों ने डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में समझा। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में, मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में बड़े, तीव्र एवं महंगे होते हैं। जो मिनी कंप्यूटर हैं वो आप लोगों के माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब साइज़ इनका बड़ा होता है, साथ ही स्पीड जो है वो काफ़ी फास्ट होती है, और जो प्राइस हैं वो भी इसके महंगे होते हैं। आगे देखते हैं। ये मल्टी यूज़र होते हैं, मतलब इसमें काफ़ी सारे वर्क किए जा सकते हैं, और ये काफ़ी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़र मतलब होता है जो उस पर काम कर सकते हैं, तो मल्टी यूज़र है मतलब इस पर काफ़ी सारे लोग वर्क कर सकते हैं। जो बड़ी कंपनियाँ व ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़ी कंपनियां होती हैं और वहाँ के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर आप लोगों के मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, मतलब सर्वर कंप्यूटर के कार्य करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सर्वर डाउन है आज, ये सब चीज़ें आप लोगों ने सुनी होंगी ना। तो ये क्या है, मिनी कंप्यूटर जो होता है इसका यूज़ हम लोग ऑफिस वगैरह में करते हैं। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वर्कर्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है वो जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो कंपनियों में आपके जो ऑफिस वर्क किया जाता है वहाँ पर आप लोगों के मिनी कंप्यूटर का यूज़ होता है। आगे देखते हैं। ये कंप्यूटर 2 से लेकर 64 कंप्यूटर टर्मिनलों को नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब ये आप लोगों के 2 से लेकर 64 जो कंप्यूटर के टर्मिनल होते हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है। किसके थ्रू, मिनी कंप्यूटर के थ्रू। मतलब जो आप लोगों के 2 से लेकर जो 64 आपको कंप्यूटर होते हैं उनको ये लोग क्या कर सकते हैं, ये उसको नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब आपस में मतलब संभाल सकते हैं। आप कह सकते हैं, मुझे नियंत्रित का राइट वर्ड नहीं आ रहा है इंग्लिश में, इससे मैं इजी वे में समझा सकूँ आपको। नियंत्रित मतलब उस तरीक़ों को संभाल सकते हैं, मतलब हाँ आप कह सकते हो संभाल सकते हैं, आप समझ लो, मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा। नियंत्रित मतलब होता है कि उस चीज़ को, याद नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी, तो उस चीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब 2 से 64 तक जो कंप्यूटर होते हैं उनको ये लोग नियंत्रित कर सकते हैं। आगे PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जिसका विकास 1965 में किया गया था, मतलब PDP-8 जो है ये आप लोगों का फर्स्ट कंप्यूटर था। कौन सा, PDP जो आप लोगों का 8 है ये आप लोगों का फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था, और इसका जो विकास था ये 1965 में किया गया था। आगे देखते हैं। RISC AS400, RISC 6000, AS400, बुल HN DPX2, साथ ही HP 9000 इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मतलब जो आपका RISC 6000 है, AS400 है, बुल HN DPX2, उसके साथ ही आप लोगों का HP 9000 है। ये कौन है, ये सब आप लोगों के मिनी कंप्यूटर होते हैं। कौन होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं। इसके थ्रू हम लोग 2 से लेकर 64 कंप्यूटर के जो टर्मिनल हैं उसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। किसके थ्रू, मिनी कंप्यूटर के थ्रू। इसका जो यूज़ है ये आप लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जो वर्कर्स होते हैं वो करते हैं, या ऑफिस वर्क में इसका यूज़ किया जाता है। किसका, मिनी कंप्यूटर का। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये आपका थर्ड आप समझ लो पार्ट है। आकार और स्पीड के अकॉर्डिंग, आकार और स्पीड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थर्ड जो है वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, वो देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर वे आकार में विशाल, तेज, महंगा है, मतलब ये अगर देखा जाए तो इसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है, स्पीड भी बहुत फास्ट होती है, साथ ही इसका प्राइस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। किसका, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले होते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो इसमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है मिनी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। इस सिस्टम पर
एक से अधिक लोग विभिन्न कार्य कर सकते हैं, मतलब एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग इस पे काम कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वर्क जो है वो कर सकते हैं। इसका उपयोग बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में किया जाता है। मतलब जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा नासा वगैरह की, जब आप लोगों के पास फोटो आती होगी तो आप लोगों ने देखा होगा उनकी दीवार पे प्रॉपर कंप्यूटर का वर्क लगा रहता है ना, प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर सारा सिस्टम दीवारों पे रहता है। तो ये क्या, उनका साइज़ बड़ा होता है और उनकी जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होती है। और ये कंप्यूटर महंगे भी होते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारा वर्क एक साथ चल रहा होता है। क्या हो रहा होता है? एक साथ बहुत सारे वर्क हो रहे होते हैं, इसलिए आप लोगों का जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपकी बैंकिंग हुए, बैंकिंग में इतने सारे वर्क चल रहे होते हैं या इतने सारे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं, सारा सब कुछ डाटा सेव करना होता है, तो वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। उसके साथ ही आपके जो रिसर्च सेंटर होता है, रिसर्च सेंटर पे भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिसर्च चल रही होती हैं, ये चीज़ वो चीज़ वो चीज़, तो इसमें भी वर्क बहुत ज़्यादा होता है, वर्कलोड, इसलिए आप लोगों का यहाँ पे भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। उसके साथ ही आप लोगों की रक्षा मंत्रालय मतलब सारी चीज़ों का पता करना कि कहाँ पे कोई वाइब्रेशन तो नहीं है, कोई सेंसेशन तो नहीं है, कहीं किसी ने कुछ बम वगैरह तो नहीं रखा, या फिर सारी चीज़ों को समझने के लिए, रक्षा करने के लिए चीज़ें, मतलब देश की रक्षा करने के लिए जो चीज़ें हम लोग देखते हैं कि कहीं पे अब तो सारी चीज़ें डिजिटल होने लगी है ना, इस वजह से। तो जैसे कि आप लोगों की निगरानी वगैरह करनी है, आप लोग देखते होंगे, तो ये सब किसके थ्रू की जाती है? ये सब आप लोगों के मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू की जाती है। साथ ही नासा वगैरह जो है, वहाँ से जो तस्वीरें लॉन्च होती हैं, नासा में कोई रॉकेट वगैरह छोड़ा गया, तो इन सब के बारे में इतनी सारी डाटा होता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि इसके लिए बड़े बड़े सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो सिस्टम यूज़ किए जाते हैं वो सब आप लोगों के मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। कौन होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। उनके उन क्षेत्रों में इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, मतलब इन क्षेत्रों में आप लोगों का मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं। इसमें 256 MB से अधिक की रैम लगाई जाती है। आप समझ रहे हो? इसमें 256 MB की रैम लगाई जाती है, 256 MB से ज़्यादा की रैम लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डाटा होता है। इस वजह से इतनी ज़्यादा रैम वाली जो चिप है वो यूज़ की जाती है। आप लोगों ने देखा आपके फ़ोन में कितना रैम होता है? ज़रा चेक करना आप कि आपके फ़ोन में कितना रैम है, आपका फ़ोन कितने रैम का आपने ख़रीदा, या आपका लैपटॉप में कितना रैम है, ये सब चीज़ें आप चेकआउट करना ज़रा, और फिर आपको पता चलेगा कि 256 MB से अधिक रैम कितना होता है। आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा रैम होता है। आगे देखते हैं। इसमें 2 से 256 तक कंप्यूटर टर्मिनलों को जोड़ा जा सकता है। आप लोगों ने यहाँ पर अभी देखा कि मिनी कंप्यूटर में क्या था, 2 से लेकर 64 जो कंप्यूटर थे उनको जोड़ा जा सकता था। किनको? 2 से लेकर 64 कंप्यूटरों को। लेकिन जो आप लोगों के मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, इसमें आप लोगों के 2 से लेकर 256 तक कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है, आपस में कनेक्ट किया जा सकता है, मतलब एक साथ वर्क करने के लिए। कितने? 256। तो आप समझ रहे हो कि इसकी प्रोसेसिंग कितनी सुपर फास्ट होगी, मतलब इतना गजब का ये वर्क करता होगा कंप्यूटर। और इसमें क्या, लोड जो है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके थ्रू काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क किए जाते हैं इस वजह से। तो आपको समझ आई चीज़ें? इसके एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे। IBM 370, IBM 5190, YANIMAC 110, DIC 10, IC 1020, IBM Z890। उसके साथ ही आप लोगों का हिटैची Z800। ये कौन है? ये सब आप लोगों के कंप्यूटर के नाम हैं, और जो ये कंप्यूटर हैं ये सब आप लोगों के मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। मुझे पता है ये आप लोगों ने कंप्यूटर के नाम डिफरेंट और पहली बार सुने होंगे, बट आप लोगों को ये केवल देखते रहना है कि IBM मतलब 370, IBM 5190, YANIMAC 110, इनको केवल देखते जाना है। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा याद रहेगा ना, तो भी आपको टिक लग जाएगा आपसे। यहाँ इसके एग्जाम्पल्स नहीं पूछे, एग्जाम्पल के लिए तो आप 2 याद कर सकते हो, जैसे कि आपने IBM 370 कर लिया, IBM 5139 याद कर लिया, इतने में ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन ऑप्शन के लिए आपको बस केवल देखते रहना है, 3-4 बार आप देखेंगे तो आपको अपने आप ही इनको याद हो जाएगा इनके बारे में। तो आपको यहाँ 2 चीज़ें याद करनी है, एक तो इसका टर्मिनल यूज़ करना है कि कितने टर्मिनलों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे मेन फ्रेम में 2 से 256 तक, और यहाँ अगर बात की जाए मिनी कंप्यूटर में तो 2 से लेकर 264 टर्मिनलों को जोड़ा जा सकता है एक कंप्यूटर से। आप समझ रहे हो?
नेक्स्ट है आप लोगों का जो पार्ट है वो है आप लोगों का सुपर कंप्यूटर, जो कि आपका डी है। डी मतलब हम लोगों ने फोर देखने थे ना, आकार के आधार पर आप लोगों के 4 भागों में बांटा गया था। पहला हम लोगों ने देखा, दूसरा देखा, तीसरा हम लोगों ने देखा और चौथा है आप लोगों का सुपर कंप्यूटर जो हम लोग, और चौथा है आप लोगों का सुपर कंप्यूटर जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं। सुपर कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता एवं गति अत्यधिक होती है, मतलब इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट होती है। इसमें अनेक सीपीयू तथा माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। इसमें आप लोगों के सुपर कंप्यूटर में बहुत सारे सीपीयू लगे होते हैं, साथ ही जो माइक्रो प्रोसेसर है मतलब जो वर्क करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लगे होते हैं। सुपर कंप्यूटर की गति जो है वो डेस्कटॉप की तुलना में लाखों गुना तेज़ होती है। मतलब जो आप लोगों का डेस्कटॉप है उससे क्या स्पीड ही तो फास्ट होती है, तो जो डेस्कटॉप से अगर देखा जाए, कंपेरिजन किया जाए, तो आप लोगों की सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है, मतलब लाखों गुना फास्ट होती है डेस्कटॉप की अपेक्षा। आगे देखते हैं। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समांतर प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है, मतलब इसमें मल्टी प्रोसेसिंग वर्क किया जा सकता है, उसके साथ ही समांतर प्रोसेसिंग प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग मौसम की भविष्यवाणियों में, जटिल वैज्ञानिक व शोध प्रयोगशालाओं में, उपग्रह विज्ञान में करते हैं। मतलब सुपर कंप्यूटर जो होता है इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, साथ ही इसमें जो डाटा को ग्रहण करने की क्षमता होती है, या मतलब आप कह सकते हो डाटा मतलब स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका जो यूज़ है वो हम लोग करते हैं मौसम की भविष्यवाणियों में, क्योंकि मौसम में क्या है, छोटा सा एक अपडेट होता है, लेकिन उसमें आप लोगों को प्रॉपर सर्च करना पड़ता है जाके, मतलब हल्की सी आप मौसम में यहाँ वहाँ हुआ थोड़ा सा उसके बारे में पता करना, मतलब आप समझ रहे हो उसके लिए कितनी सारी जो हम लोग का मौसम विभाग है वो किस तरीके से उसके बारे में बताता है। ये सब चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू, आजकल जो चीज़ें हैं वो सारी कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट हो गई हैं। आपका ज्वालामुखी भी आ रहा है ना, तो वो भी कंप्यूटर के थ्रू पता चल सकता है। आपका मौसम में कल बारिश होगी नहीं होगी, जैसे कि आज पूरे दिन बारिश हो रही है, तो ये क्या है, ये आप लोग के ऑलरेडी पहले से ही पता था कि आज बारिश होने वाली है। ये ऑलरेडी बता दिया गया था कि कहीं कहीं बारिश होगी, भारी बारिश भी हो सकती है, या फिर पूरे दिन आप लोगों की बारिश होती रहेगी। तो ये क्या, ये मौसम की भविष्यवाणी कर दी गई ना पहले से। तो जैसे जो शोध वगैरह होते हैं, जो आप लोगों के रिसर्च सेंटर होते हैं, वहाँ पर आप लोगों के सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। साथ ही जो आप लोगों के उपग्रह मतलब जो नासा वगैरह होते हैं, जहाँ पे ये वर्क चल रहे हैं, लोग भाई 24 आवर्स वर्क करते हैं। जो आप लोगों के वैज्ञानिक होते हैं जो नासा वगैरह में वर्क करते हैं, वो रातों रात वर्क करते हैं। जो आप लोगों के जितने सैटेलाइट वगैरह बनाई जाती है, इसमें क्या है, इसमें सब कंप्यूटर के थ्रू ही तो चेक किया जाता है। एक पार्ट, एक चीज़ें आप लोगों की कंप्यूटर के थ्रू चेक होती हैं। तो इसमें क्या, इसमें सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, जिसमें डाटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेव किया जा सकता है। साथ ही स्पीड बहुत फास्ट होती है और काफ़ी तेज़ ये वर्क करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो। इसलिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ जो है वो आप लोगों के मौसम की भविष्यवाणियों में, आप लोगों की रिसर्च सेंटर में, आप लोगों के नासा सेंटर में, इस जगह ये आपका यूज़ किया जाता है, या साइंस की फील्ड में सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। आगे देखते हैं। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम जो है, ये आप लोगों का भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, जो बनाया गया था सन 1991 में विकसित किया गया था। कब किया गया था? सन 1991 में सबसे पहला आप लोगों का सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, जो कि था आप लोगों का परम में विकसित किया गया था। सन 1991 में परम 8000, सन 1998 में परम 10,000, मतलब 1998 में आप लोगों का परम 10,000 बनाया जा चुका था, और 1991 में जो बनाया गया था वो था परम 8000। गे 3 साइबर 205 NECSX3 और परम, ये क्या है, ये सब आप लोगों के एग्जाम्पल्स हैं कुछ आप लोगों के सुपर कंप्यूटर का। तो आप आप लोगों को याद ही रखते हैं कि 1991 में परम 8000 बना हुआ था, और 1998 में आप लोगों का परम 10,000 बना हुआ था। उसके साथ ही आप लोगों को साइबर 205, उसके साथ आप लोगों का NECSX3 और परम, ये आप लोगों के क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। दो तो इंपॉर्टेंट है कि 1991 में आप लोगों का सुपर कंप्यूटर कौन सा बना था, साथ ही 1998 में आप लोगों का सुपर कंप्यूटर कौन सा बना था। तो ये हम लोगों ने कुछ पार्ट्स आप लोगों के डिस्कस किए, 4 पार्ट्स है जो कि हम लोगों ने देखे सुपर कंप्यूटर। उसके पहले यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोगों का मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया मिनी कंप्यूटर, और सबसे पहला जो था वो था आप लोगों का माइक्रो कंप्यूटर। तो हम लोगों ने देखा माइक्रो कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है, मिनी कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है। उसके साथ हम लोगों ने देखा फिर आप लोगों का मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था सुपर कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है। आगे हम लोग देखते हैं
अब ये आप लोगों की प्रॉपर जो हम लोगों ने अभी कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़े उनका पूरा यहाँ पे कंक्लूजन जो है यहाँ मैंने कर दिया है। मतलब आप लोगों ने जो भी अभी कुछ पढ़ा यहाँ पे आप लोग सारा कुछ समझ सकते हैं। मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपके लिए ये बना दिया है। मतलब एक की पॉइंट आप कह सकते हो कि आप लोगों को अगर पूरा याद नहीं करना हो या पूरी चीज़ को एक जगह समराइज़ करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो ये आपको अपनी नोटबुक में बना लेना है किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बनाया है। यहाँ मैं आप लोगों को पूरा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इतनी देर तक उसको हम यहाँ पूरा समराइज़ कर देते हैं कि ये पूरा है क्या आखिर। देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ क्या है, जो कंप्यूटर के टाइप्स हैं उसके बारे में पूरा बताया गया है। क्या बताया गया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हेडिंग यहाँ आपको डाल लेनी है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर के जो क्या है वो आपके 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं कंप्यूटर के, आपके 3 टाइप्स होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये आपके 3 टाइप हैं। 3 टाइप को फिर हम लोगों ने डिवाइड किया है, वो हम लोग बाद में समझेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर के 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर का टाइप है वो है आप लोगों का बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के आधार पर आप लोगों के कंप्यूटर है फर्स्ट। दूसरा है बेस्ड ऑन पर्पज, दूसरा कंप्यूटर आप लोगों के पर्पज के आधार पर है। और तीसरा कंप्यूटर जो है वो है बेस्ड ऑन साइज, मतलब आकार के आधार पर। तो 3 कंप्यूटर के भाग होते हैं, कौन कौन से, बेस्ड ऑन पर्पज मतलब सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, दूसरा होता है बेस्ड ऑन पर्पज और थर्ड होता है बेस्ड ऑन साइज। हम लोगों ने प्रॉपर अभी वे में प्रॉपर डिस्कस किया था, लेकिन अब हम लोग यहाँ शॉर्ट फॉर्म में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है आप लोगों का बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। उसका देखते हैं क्या होता है बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। इसमें आप लोगों के इसको आप लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस को। कौन कौन से टाइप है, पहला है एनालॉगी कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू हम लोग भौतिक और विद्युत जो मात्राएं होती हैं उनका कैलकुलेशन करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू हम लोग डिजिट वाली मतलब जो कैलकुलेशन जितनी भी होती हैं वो हम लोग डिजिट की जो कैलकुलेशन होती है वो हम लोग डिजिटल कंप्यूटर में करते हैं। जबकि हाइब्रिड कंप्यूटर में हम लोग डिजिट वाली कैलकुलेशन प्लस उसके साथ ही आप लोगों की जो विद्युत मात्राएं होती हैं या फिर आप कह सकते हो भौतिक राशियों की जो हम लोग ज्ञात करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं उनको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर में कर सकते हैं। मतलब ये दोनों जो है ये आप लोगों के हाइब्रिड कंप्यूटर में आ जाते हैं। क्या, ये दोनों आप लोगों के हाइब्रिड कंप्यूटर में आ जाते हैं। दोनों चीज़ें अगर कहीं जाए एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, तो ये क्या होगा, इन दोनों से मिलकर आप लोगों का बना हुआ है हाइब्रिड कंप्यूटर। आपको समझ में आया। तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस के 3 पार्ट होते हैं आप लोगों का, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब समझते हैं बेस्ड ऑन पर्पज। बेस्ड ऑन पर्पज के भी आप लोगों के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट है आप लोगों का जनरल पर्पज और दूसरा है स्पेसिफिक पर्पज। जनरल पर्पज क्या होता है, ऐसे कंप्यूटर जो नॉर्मल चीज़ों के यूज़ में बनाए गए हों, जैसे कि आप लोगों का घर में चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, ऑफिस वर्क में, मतलब जैसे कि स्कूल वगैरह में यूज़ करते हैं हम लोग। तो इन मतलब जनरल पर्पज़ के लिए जो हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो आपके जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होंगे। लेकिन हम लोग अगर प्रॉपर एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जिन कंप्यूटरों का यूज़ करते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक पर्पज़ के कंप्यूटर। जैसे कि आपके एग्जांपल देखते हैं, आप लोगों का एटीएम मशीन एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों का पेट्रोल की मशीन हम लोग एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये सब आप लोगों के स्पेसिफिक पर्पज़ में आ जाएंगे। लेकिन जो हम लोग नॉर्मल पर्पज़ में यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोगों का घर में चीज़ों कैलकुलेट करने के लिए, ऑफिस में, या फिर आप लोग कह सकते हो कि स्कूल वगैरह में डाटा को सेव करने के लिए, ये क्या होंगे, ये सब होंगे आपके जनरल पर्पज़ के लिए जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड है आप लोगों के बेस्ड ऑन साइज। साइज़ के आधार पर आप लोगों को 3 भागों में कंप्यूटर को बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है आप लोगों का मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है आप लोगों का सुपर कंप्यूटर। ये क्या है, ये आपके साइज़ के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। माइक्रो मतलब छोटा होता है, तो लैपटॉप टैबलेट जो है ये आपका माइक्रो कंप्यूटर में आता है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का हम लोग यूज़ करते हैं रिसर्च वगैरह में, मिनी कंप्यूटर का हम लोग यूज़ करते हैं आप लोगों की ऑफिस वगैरह में, या फिर आप मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ हम लोग करते हैं, आप लोग कह सकते हो काफ़ी सारे जो आप लोगों की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ आप लोगों को कंप्यूटर के टाइप्स जो हैं वो प्रॉपर समझ में आ गए होंगे कि कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं। और यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को कंप्यूटर के टाइप्स या कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कितने टाइप्स के कंप्यूटर हो सकते हैं या कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। और सबसे हम लोगों ने 5th क्लास में देखा था कि कंप्यूटर होता क्या है।
तो यहाँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद और जो चीज़ें हैं वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं। आज आपकी क्लास जो है वो लॉन्ग होने वाली है, श्योर है। तो आप लोग अपना खाना पानी लेके बैठ जाओ, क्योंकि क्लास जो है वो लंबी चलने वाली है। तो 2 मिनट का मैं ब्रेक दे रही हूँ। जाइए फटाफट खाना पानी जो भी आपको लेके आना हो फटाफट लेके आ जाइए, क्योंकि नोट्स जो हैं वो आपको आगे बनाने पड़ेंगे अभी, और आगे अभी काफ़ी लंबी क्लास चल सकती है। तो 2 मिनट का मैं ब्रेक दे रही हूँ, फटाफट आइए। मैं भी ब्रेक ले लेती हूँ 2 मिनट। तो ब्रेक हो गया आप लोग का, फटाफट आ जाओ यार। अब इतना लंबा ब्रेक, मैं भी खा पी आई यार, जल्दी आओ फटाफट। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ों को। ब्रेक आप लोगों का फिनिश हो चुका है, 2 मिनट हो गए होंगे समथिंग। तो चलिए आ जाओ सब लोग फिर फटाफट। कोर्सेज़ को लेके आप लोग बहुत परेशान होंगे, मैम कोर्स पूरा होगा या नहीं होगा। क्यों परेशान हो भाई इतना, मैं पूरा कराने की कोशिश कर रही हूँ, और कोर्स आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। इतना ज़्यादा मत आप लोग परेशान हो, और कोर्स मैं करा दूँगी कंप्लीट। मैंने अभी जब 1-1 घंटे की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी, तो अब आपका कोर्स जो है वो स्पीड में आ रहा है। मतलब अब आपके एक चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। तो आप देखेंगे अभी 15 दिन के अंदर आप लोगों के 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगी मैं। 10-15 दिन का टाइम दो मुझे, ये 3 सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करा देती हूँ 15 दिन में। नेक्स्ट 15-20 दिन में आप लोगों के और 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हो, इनफ टाइम है आप लोगों के पास, टाइम कम नहीं है। और कोर्स भी देखिए कम नहीं है, कोर्स भी काफ़ी सारा है। तो कोर्स आप लोगों को कंप्लीट करना है। मैं ऐसे भगा भगा के करा दूँ कुछ भी आपको, अरे ठीक है, तो क्या फ़ायदा होगा उससे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे नहीं, समझ चीज़ें आएंगी नहीं आपको। तो आराम से आप रिलैक्स हो। जब मैंने कहा है कोर्स कंप्लीट होगा तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। और अब थोड़ा जब एक चैप्टर फिनिश हो रहा है, एक टॉपिक फिनिश हो रहा है, तो अब चीज़ें समझ भी आ रही हैं और आपको भी समझ आ रही होंगी, और मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, बिकॉज अब एक टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट हो रहा है। ताकि ऐसे फ्लो नहीं बन पा रहा था, अब फ्लो में चीज़ें आ गई हैं। फ्लो में जब चीज़ें आ जाती हैं तो फिर आप लोगों की सुपर फास्ट तरीके से चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं होना कि कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं होगा। हाँ, बस आपको अभी 15 दिन थोड़ा वेट करना है अदर सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज आप लोगों की जो बाल विकास है वो भी काफ़ी लेंथी है। तो उनको लिए थोड़ा सा वेट कर लेना है आप लोगों को। देन जैसे ही ये कोर्स फिनिश होता है, देन मैं आप लोगों का वो कोर्स स्टार्ट कर दूंगी, वो चैप्टर्स स्टार्ट कर दूंगी। और चैप्टर्स देखिए आप लोगों का जैसे आज 3rd चैप्टर फिनिश हो जाएगा पूरा। उसके पहले संस्कृत के हम लोगों ने 2 चैप्टर्स आप लोगों के फिनिश कर दिए, 2 टॉपिक्स फिनिश हो चुके हैं। तो अब आपकी चीज़ें चल रही हैं फ्लो में काफ़ी अच्छे से, तो जल्दी से हो जाएंगी, डोंट वरी, बिलीव मी। मैं आपके साथ हूँ ना कंटिन्यू, मैं कहीं भाग तो नहीं रही हूँ ना, आपको छोड़ के जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ ना। जब मैं यहीं आप लोगों के साथ हूँ तो थोड़ा सा बिलीव कर लो मेरे ऊपर। मैं कोर्स कंप्लीट करा दूंगी, मुझे फिर एक दिन में 4-4 8-8 क्लासेस लेनी पड़े मैं ले लूँगी, बट मैं कोर्स कंप्लीट कराऊंगी। डोंट वरी फ्रेंड्स, डोंट वरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग। अब आगे हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग देखेंगे विभिन्न देशों में कंप्यूटर का उपयोग, अब हम लोग देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग। हम लोग बहुत क्षेत्रों में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। क्षेत्र मतलब होता है आप लोगों का बहुत सारी फील्ड्स में हम लोग आप लोगों के कंप्यूटर यूज़ करते हैं। अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड में हम लोग किस तरीके से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ आप लोगों को कंप्यूटर का यूज़ होता है, उसके बारे में हम लोग एक करके समझेंगे। देखते हैं बिजनेसेस, एजुकेशन, बैंकिंग, मार्केटिंग, मिलिट्री, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट, एंटरटेनमेंट, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग, साइंस आदि कई क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा बहुत सारी फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ होता है। यहाँ तक कि आप कह सकते हो कि आज के टाइम में सब जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं, ऐसी कोई फील्ड है ही नहीं जहाँ कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता। एजुकेशन में देखिए कितना ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, आप लोग अपने फ़ोन से ऑनलाइन घर पर बैठ के पढ़ रहे हो, क्लासेस सब ऑनलाइन चलने लगी हैं, सारा काम ऑनलाइन होने लगा है, पेमेंट हम लोग ऑनलाइन करने लगे हैं पेटीएम और फ़ोनपे के थ्रू। और आप लोग देखिए जो क्या कहते हैं बैंकिंग के जितने काम थे वो तो ऑनलाइन हो ही रहे थे। आप लोगों की मार्केटिंग है, घर बैठे आपके घर पे सामान आने लगा, सब ये किसके थ्रू, ये सब चीज़ें आपके कंप्यूटर के थ्रू ही तो इजी हो रही। बिजनेस जो है वो आप लोग घर बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हो, तो ये किसके थ्रू, ये सब चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू ही तो ईजी हो रही हैं। इंजीनियरिंग जो है, जो इंजीनियर्स होते हैं वो सारे कंप्यूटर के थ्रू कोर्सेज आप लोग कर सकते हो। मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर के थ्रू चीज़ें होने लगी हैं आपकी। साइंस फील्ड में आप देखिए रिसर्च वगैरह वो भी आपके कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। तो कंप्यूटर का जो यूज़ है वो आपकी ऐसी कोई फील्ड अब बची नहीं है जहाँ कंप्यूटर
कंप्यूटर का यूज़ नहीं हो रहा हो। आप लोग देखिए हर एक फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। अब आप कहेंगे कि जो ये खेत और किसानी वाली जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो किसान होते हैं वो खेतों पे कार्य होते हैं, वो तो कंप्यूटर से नहीं होते। देखिए आप लोग के जो रिसर्च सेंटर में, साइंस के रिसर्च सेंटर में जो आपके बीज वगैरह बनाए जाते हैं ना, उनकी जो रिसर्च है, उनकी जो चीज़ें हैं, वो सब कंप्यूटर के थ्रू ही एक्यूरेट की जाती हैं। मतलब कितने आप लोगों के टाइम, किस टाइम, मतलब कितने बीज को कितने दाब पे रखना है, कितने ताप पे रखना है, कितना इसको किस टाइप की मृदा में उगाया जा सकता है, ये सब चीज़ें आप लोग कंप्यूटर के थ्रू एक्यूरेट की जाती हैं, सब चेकआउट की जाती हैं। जो सब ये चीज़ें जो है वो आपके कंप्यूटर के थ्रू ही चेकआउट की जाती है। तो अब ऐसी कोई फील्ड बची नहीं है जहाँ कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता हो। तो आगे देखते हैं, एक एक करके इनको हम लोग समझते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ आप लोग का, व्यवसाय के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग कैलकुलेशन, डाटा को संरक्षित करने, संरक्षित मतलब होता है सेव करने, अकाउंटिंग आदि के लिए किया जाता है। मतलब जो बिजनेस के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब जो आप लोगों के कोई सामान किसी ने खरीदा तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए, कितना सामान कहाँ गया, कितना प्राइस हुआ, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब डाटा को कैलकुलेट करके डाटा को सेव करने के लिए। अकाउंटेंट मतलब आप लोग समझ रहे, अकाउंट आप लोगों ने सुना होगा, अकाउंट का काम होता है मतलब पैसों का लेन देन का जो काम होता है, जो चीज़ें रहती हैं बिजनेस में, इन्हीं सब का यूज़ होता है। तो क्या इन सबको सेव कर लिया जाता है। और वर्तमान समय में शेयर बाजार पूर्णतः कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। इस टाइम जो शेयर मार्केट आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पर शेयर लगाए जाते हैं, उसके बाद लोग शेयर खरीदते हैं, फिर शेयर में पैसा लगाते हैं, ये सब चीज़ें किसके, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब कंप्यूटर के थ्रू ही तो हो रही हैं। तो आप समझ रहे हो, आप लोग बिजनेस में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ है, शेयर मार्केट में कंप्यूटर का यूज़ है। पहले लोग शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते थे, बट अब शेयर मार्केट के बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा जानने लगे हैं, क्योंकि लोग अब पैसा लगाने लगे हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखो, कोई भी बैंक है वो शेयर के थ्रू ही चल रही होती है, मतलब उसने जितने ज़्यादा शेयर लिए हैं उतनी ज़्यादा वो बड़ी बैंक होती है या उतनी ही प्रोसेस रहती है। तो शेयर मार्केट का काफ़ी, अब तो आप फ़ोन के थ्रू भी शेयर बाज़ार में पैसे लगा सकते हैं। मतलब देखिए शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अप ही रहेंगे, आप अप भी हो सकते हो और डाउन भी हो सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब कंप्यूटर के थ्रू ही चल रही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के एजुकेशन के क्षेत्र में स्कूल कॉलेज में रिकॉर्ड और फीस कलेक्शन में उपयोगी है। मतलब कंप्यूटर का यूज़ हम लोग स्कूल वगैरह में भी करते हैं, कॉलेज वगैरह में हम लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं कि बच्चा कितने दिन आया, क्या चीज़ें रहीं, ये सब कंप्यूटर पे सेव रहता है। उसके साथ फीस का जो कलेक्शन किया जाता है, जो आपकी फीस स्लिप वगैरह बनती है, ये भी आप लोगों की कंप्यूटर के थ्रू बनती है। ऑडियो विजुअल इफेक्ट आता है आप लोगों का, जो ऑडियो विजुअल इफेक्ट मतलब जो आप लोगों की क्लासेस वगैरह चलाई जाती हैं वो भी इसी के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू चलाई जाती हैं। लर्निंग और टीचिंग मेथड जो है ये आप लोगों का इम्प्रूव करने के लिए, अब आप लोगों को ऑनलाइन देखा होगा प्रोजेक्टर के थ्रू आप लोगों को क्लासेस दी जाती हैं, वो सब क्या है, ये सब आप लोगों के कंप्यूटर के थ्रू ही तो सब मैनेज किया जाता है। मेथड को इम्प्रूव किया जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन के होने से घर बैठकर आप लोग कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ भी सीखना आसान सिर्फ कंप्यूटर के वजह से हुआ है। मतलब ऑनलाइन टीचिंग जो हम लोग की स्टार्ट हो गई है, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया है, इसके थ्रू हम लोग घर बैठकर बहुत आसानी से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं, चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, वैसे हम लोग नहीं मिल पाते कभी, लेकिन अब हम लोग क्या है इतने ईजी वे में क्लासेस ले रहे हैं। डेली हम लोगों का एक दूसरे से कम्युनिकेशन होता है, डेली हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, यहाँ पे डिस्कशन चलता है, क्लासेस चलती हैं। ये सब किसके थ्रू, ये सब चीज़ आपके कंप्यूटर के थ्रू ही तो ईजी हुई हैं। आगे हम लोग पॉइंट देखते हैं। तो ये क्या है, ये कंप्यूटर के यूज़ हैं और डिफरेंट फील्ड में या डिफरेंट क्षेत्रों में कंप्यूटर का यूज़ आज के टाइम में किया जा रहा है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का थर्ड देखते हैं, ये एजुकेशन के फील्ड में हो गया। थर्ड क्या है, थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड है आप लोगों का जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब जो ट्रांजैक्शन आप लोगों का ऑनलाइन किया जाता है, सभी कंप्यूटर में मौजूद सॉफ्टवेयर से संभव हुआ है। मतलब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उससे बैंक को सिक्योरिटी, स्पीड एंड इजी टू यूज़ जैसी सुविधाएं मिलती हैं। मतलब हम लोग जो आप लोगों का ट्रांजैक्शन करते हो, आप लोग पैसे का ट्रांजैक्शन करते हो, तो वो कनेक्शन क्या बैंक के थ्रू ही तो होता है। जो आप लोगों के बैंक में पैसा जमा करते हो, फिर आप लोग मोबाइल फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर लेते हो, फिर आप लोग बैंक के अपने
अकाउंट नंबर को कनेक्ट कर लेते हो अपने फ़ोन से या ऐप से, तो वहीं उसी के थ्रू आप लोगों का पेमेंट ऑनलाइन होने लगता है। तो ये सब क्या, ये आप लोगों का बैंक में जो सिक्योरिटी वगैरह हुई, स्पीड हुई और इतना ईजी हो गया यूज़ करना, ये किसके थ्रू, ये सब चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू ही तो हुई हैं। जितना आप इतनी ईजी तरीके से पेमेंट कर पा रहे हो ऑनलाइन, ये सब सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ को आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कितने भी पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप लोग ऑनलाइन। तो ये सब चीज़ें किसके थ्रू हो रही हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों की कंप्यूटर के थ्रू ही तो हो रही है ना। कंप्यूटर ने आप लोगों की लाइफ को कितना ज़्यादा ईजी बना दिया, कभी आप बैठ के सोचना, मतलब कंप्यूटर नहीं होता तो हम लोग कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, कितनी चीज़ें डिफ़िकल्ट थी हम सब के लिए। तो ये सब चीज़ें किसके थ्रू, ये सब चीज़ें आप लोगों के कंप्यूटर के थ्रू ही हुई। आगे हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं। यूट्यूब से लेकर कई सारी वेबसाइट में ऐड देखने को मिलते हैं। हम लोग जो एड्स आप लोग देखते हो, जब मेरी क्लासेस देखते हो तो उसमें ऐड आते, तो वो ऐड मैं नहीं लगाती, वो ऐड अपने आप ही लग जाते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर का रूल है, मतलब ये यूट्यूब का रूल है कि वो ऐड आप लोगों के उसमें लगाता है वीडियोस में। तो जब आप लोग क्लासेस देखते हो उसमें बीच बीच में कहीं आपको ऐड मिल जाता है, लेकिन जब आप लाइव मेरी क्लासेस लेते हो उस टाइम आपको कोई ऐड नहीं मिलता होगा, लेकिन जब आप बाद में क्लासेस देखोगे तो आपको ऐड मिल जाएगा। ये ऐड मैं नहीं लगाती हूँ, मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने साइड से कोई ऐड लगा रही हूँ, ये यूट्यूब ही अपने साइड से ऐड लगाता है। तो वेबसाइट पर आप लोगों को ऐड्स जो देखने के लिए मिलता है, ये भी कंप्यूटर के थ्रू ही मिलता है। ये ऑनलाइन मार्केटिंग है, इसमें बैनर्स और पोस्टर से मार्केटिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, जो बैनर्स वगैरह बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन पोस्टर वगैरह बनाते हैं, इसके थ्रू ये लोग अपनी कंपनियों का मार्केटिंग करते हैं, मतलब कंपनियों का ऐड देते हैं, उसके थ्रू अपनी कंपनियों को चलाते हैं। अब सब इंटरनेट की सहायता से सरल हो गया है। अब जो सारी चीज़ें हैं वो इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा इजी हो गई हैं। मार्केटिंग करना हुआ, बिजनेस करना हुआ, या कुछ भी चीज़ें हुई, वो सब क्या है, वो सब आप लोगों की इसके थ्रू इजी हो गई। पहले ऐड जो आते थे वो टीवी में ऐड आते थे, बट इस टाइम सबसे ज़्यादा यूट्यूब और इंटरनेट पे यूज़ आप लोगों का जब यूज़ करते हो तो सबसे ज़्यादा जो यूट्यूब पे ऐड आते हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह आप लोगों के एड्स आते रहते हैं। क्योंकि अब जो चीज़ें हैं, लोग जो चीज़ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसी में ये लोग एड्स भी ज़्यादा देते हैं। पहले आप लोग टीवी ज़्यादा यूज़ करते थे तो टीवी पे ऐड आता था, लेकिन अब आप लोग जो ये फ़ोन वगैरह है इसे यूज़ करते हैं तो आपका इस पर ऐड आता है। आगे हम लोग देखते हैं, एक एक चीज़ें समझते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं आप लोगों का। मेडिकल फील्ड में मरीज़ और दवा के रिकॉर्ड्स को डिजिटल तरीके से रखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का यूज़ जो है वो आप लोगों के मेडिकल फील्ड में भी किया जाता है। जो मरीज़ दिखाने आते हैं, आपको डिजिटल रिपोर्ट मिलती है, डिजिटल रिकॉर्ड्स रहते हैं आप लोगों के, कब आप दिखाने आए, एक डिजिटल कार्ड बनने लगा है। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू ही होने लगी हैं। और कई प्रकार की बीमारियों को स्कैनिंग और डायग्नोसिस के लिए कंप्यूटर मशीनों का यूज़ किया जाता है। डायग्नोसिस के लिए कंप्यूटर मशीनों का यूज़ किया जाता है या होता है। तो आप लोगों की जो स्कैनिंग वगैरह की जाती है, जैसे सिटी स्कैन हुआ, या फिर आप लोग के एक्सरे की जो मशीन आती है, या फिर आप लोग कह सकते हो डायग्नोसिस जो आप लोग किया जाता है, ये सब क्या, ये सब कंप्यूटर मशीन के थ्रू ही तो किया जाता है, या कंप्यूटर मशीन का इसमें यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं, जैसे कि हो गया EGC, ECG, EEG, अल्ट्रासाउंड हो गया आप लोगों का, सिटी स्कैन हो गया, ये सब क्या है, इसमें सब में कंप्यूटर मशीन का यूज़ किया जाता है। ये एक्सरे की मशीन हो गई, उसमें भी कंप्यूटर मशीन का यूज़ किया जाता है। तो कंप्यूटर मशीन के बिना, इसके बिना असंभव है, मतलब मेडिकल फील्ड में इनके बिना चीज़ें असंभव हैं। आप लोग अल्ट्रासाउंड ही नहीं कर पाएंगे तो फिर मतलब आप लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि इसको कौन सी बीमारी है, या जो बेबी है वो हेल्दी है या नहीं है, या उसे कुछ प्रॉब्लम है। जो सिटी स्कैन है, आप लोग ब्रेन की स्कैनिंग नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे पता लगाएंगे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब आप लोगों की मेडिकल फील्ड में भी कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना क्लासेस में? अरे बोर हो रहे हो तो मुझे बता देना कि बोर हो रहे हो, तो क्लास फिर आज मैं यहीं कर दूँ, लेकिन मैं करूँगी नहीं। बोर मत हो, टाइम कम है, कोर्स ज़्यादा है, आराम से पढ़ते चलो, ठीक है। बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है थोड़ा सा लगेगा, इतना टाइम से आप सब लोग लिख रहे हो बैठ के, थोड़ा सा हाथ दर्द होने लगे होंगे, लेकिन मैंने ब्रेक दे दिया था। तो अब ये मत कहना कि नहीं मैं थक गया या मैं बोर हो रही हूँ, बिल्कुल नहीं। तो चलिए पढ़ते रहिए। आगे 6 पॉइंट है, इंजीनियरिंग में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मतलब इंजीनियरिंग में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल।
जैसे कि आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को कंट्रोल करने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए, इमेज प्रोसेसिंग के लिए आदि में कंप्यूटर का भी उपयोग किया जाता है। मतलब जो आप लोग देख सकते हो, जो आप लोग की इमेज वगैरह बनाई जाती है, जो डिज़ाइन बनाई जाती है, कोई भी चीज़ बना रहे हो उसकी डिज़ाइन पहले तैयार करते हैं कि ये जो चीज़ बनाई जा रही है उसकी डिज़ाइन कैसी होगी, क्या चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, और कोई भी मशीन को कंट्रोल करने के लिए ये सब इसमें इस सब में आप लोगों के कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। तो इंजीनियरिंग लाइन में आपकी हमेशा से कंप्यूटर का बहुत यूज़ था, स्टार्टिंग ही वहीं से हुई थी। उसके साथ ही आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है। पहले मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन में था, फिर मेडिकल लाइन में हुआ, और अब आपके सभी फील्ड्स में कंप्यूटर का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। तो हम लोग को समझ में आया है कि आप लोगों को कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ये आपको समझ आई चीज़ें। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने आज की क्लास में अभी देखा कि विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है, क्या क्या उपयोग है कंप्यूटर का, वो हम लोगों ने देखा। आगे देखते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के लाभ कौन कौन से होते हैं, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर देखेंगे कि करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट एडवांटेज क्या है कंप्यूटर की, कंप्यूटर तेज़ गति से कार्य करता है। इसमें ज़्यादा डाटा को एक साथ प्रोसेस करने की क्षमता हम कह सकते हैं, मतलब क्षमता होती है। आप कह सकते हो कि कंप्यूटर जो है वो बहुत तेज़ स्पीड से वर्क करता है। उसके साथ ही इसमें क्या है कि इसमें जो प्रोसेसिंग की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जो डाटा को आप लोग कह सकते हो सेव करने की क्षमता, या डाटा पे वर्क करने की क्षमता, या डाटा पे आप कह सकते हो डाटा को ट्रांसफ़र करने की क्षमता जो है वो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा होती है। हम कह सकते हैं इसमें हाई स्पीड होती है, मतलब जो कंप्यूटर है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड होती है। इतनी जल्दी किसी भी वर्क को नहीं किया जा सकता है जितनी जल्दी से कंप्यूटर किसी वर्क को कर देता है। आगे हम लोग देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड है कंप्यूटर में स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। मतलब कंप्यूटर के थ्रू हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो हमें डाउट नहीं होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ तो सही ही बता रहा होगा। आप लोगों ने एक चीज़ कभी नोटिस किया, आप लोगों ने जैसे कि आप कोई सामान लेने गए, आप ग्रॉसरी की शॉप पे, या फिर आप लोग मार्केट में कोई सामान लेने गए, ओके, आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का इतना लंबा पर्चा है, तो आप लोग जो जोड़ते हो वो आप लोग एक बार अपने माइंड से जोड़ा, लेकिन दूसरी बार अपना फ़ोन निकाल के ज़रूर जोड़ते हो। क्यों जोड़ते हो? क्योंकि आपको फ़ोन के कैलकुलेटर पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। क्यों भरोसा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है। इसी तरीके से क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो एक्यूरेसी है ये सही रिजल्ट बताएगी। मतलब हमें अपने रिजल्ट के ऊपर डाउट है, लेकिन फ़ोन के रिजल्ट के ऊपर डाउट नहीं है। मतलब जो कैलकुलेटर से रिजल्ट निकाला उसके ऊपर डाउट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी रहती है। तो कंप्यूटर की स्पीड तो अच्छी होती ही होती है, मतलब इतनी फास्ट रिजल्ट मिल जाता है। उसके साथ जो एक्यूरेसी है वो भी अच्छी होती है। इसकी गणना 100% एरर फ्री होती है। एरर फ्री मतलब होती है 100% सही होती है। 100% होता है कि 100% सही होती है, और एरर फ्री होता है कि मतलब कोई भी गलती इसमें नहीं होती है। आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है आप लोगों का कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब स्टोरेज करने की क्षमता कितनी होती है, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भंडारण क्षमता, बहुत अधिक होती है। हम लोग जब कोई फ़ोन खरीदते हैं, हम लोग रैम और रोम देखते हैं ना, उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितनी डाटा को स्टोर कर सकता है फ़ोन में। क्योंकि हम लोग फ़ोटोज़ बहुत क्लिक करते हैं, क्योंकि हम लोग वीडियोज़ बहुत सारे रखते हैं, और फिर फ़ोटो को सेव करना, फिर उनको देखना बार बार, ये सब भी अच्छा लगता है। तो इस सब के लिए क्या होना चाहिए? इस सब के लिए आपके फ़ोन में स्टोरेज होनी चाहिए अच्छी खासी। तो हम लोग ऐसे ही कंप्यूटर में चेक करते हैं। कंप्यूटर में स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज आदि प्रकार का स्टोर कर सकते हैं। मतलब आदि प्रकार की जो चीज़ें हैं उन्हें हम लोग स्टोर कर सकते हैं। किसमें? कंप्यूटर में। वो ऑडियो हो गया, या फिर आप लोगों के वीडियोज़ हुए, या टेक्स्ट हुए, या इमेजेस हुई, इन सबको आप लोग अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ। आप लोगों का फोर्थ क्या है? यह परिश्रमी होते हैं, मतलब ये काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक वर्क कर सकते हैं। ये कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंप्यूटर एक साथ कई अलग अलग कार्यों को कर सकते हैं। मतलब कंप्यूटर के द्वारा हम लोग किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उसके साथ ही हम लोग कंप्यूटर के कंप्यूटर का जो यूज़ है वो इसमें कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में हम लोग एक साथ कई सारे फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप लोगों ने देखोगे जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो एक चीज़ तो चला ही रहे हो, उसके बाद दूसरी चीज़ भी पीछे चल रही है, तीसरी चीज़ भी आपने पीछे लगा दी। मतलब एक चीज़ आप कंटिन्यू आपकी हो रही है, दूसरी चीज़ आपको सर्च करनी है, आपने फटाफट सर्च कर ली, तीसरी चीज़ आपको सर्च करनी थी, आपने फटाफट सर्च कर ली। तो ये क्या है, कंप्यूटर में एक साथ 2-3 वर्क किए जा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस क्या किया, ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंप्यूटर के लाभ क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं कंप्यूटर के। आगे देखते हैं।
अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर में हानियाँ कौन कौन सी होती हैं, मतलब डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर की हानियाँ कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंप्यूटर स्वयं अपने आप कार्य नहीं करता है, अनुदेश के लिए यह यूज़र पर निर्भर रहता है। मतलब कंप्यूटर कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकता जब तक आप उसे निर्देश नहीं देंगे, मतलब जब तक आप उसमें कुछ ना कुछ डालेंगे नहीं, मतलब वर्क नहीं करेंगे, तब तक कंप्यूटर अपने आप वर्क नहीं करेगा। ऐसा नहीं है आपने कंप्यूटर खोल दिया अपने आप ही चल रहा है, उसे पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं। जब तक आप उसे इस चीज़ के लिए नहीं बोलेंगे कि ये चीज़ करिए, जब तक आप लोग कीज़ जो रहती हैं, जो आपका कीबोर्ड रहता है उस पर कीज़ जो होती हैं, जब तक आप उससे वर्क नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा। जब तक आप यूट्यूब नहीं खोलेंगे अपने आप यूट्यूब नहीं चलने लगेगा। मतलब उसमें एक यूज़र की आवश्यकता होती है। जैसे आपको यूट्यूब चलाना है तो आपको पहले यूट्यूब खोलना पड़ेगा, अपने आप यूट्यूब खुल के नहीं चल जाएगा। तो क्या है, इसमें कोई ना कोई जब तक उसे ओपन नहीं करेगा तब तक इसमें वर्क नहीं होगा किसी भी प्रकार का। आगे देखते हैं। मतलब ये रोबोट नहीं है कि आपने बोल दिया तो हो गया, इसमें आपको करना पड़ेगा तभी होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, नियमित विद्युत आपूर्ति इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपका फ़ोन जो है वो वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना चार्जिंग के आप लोगों का लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट वर्क नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं। इसलिए यह पावर सप्लाई ना होने पर कार्य नहीं करता है। मतलब जो आपकी लाइट नहीं आती है तो जो लैपटॉप और कंप्यूटर है ये क्या वर्क करना बंद कर देता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, अगर आप लोगों का चार्ज नहीं होगा लैपटॉप, तो ये फिर ये वर्क नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से। आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, कंप्यूटर में मानसिक क्षमताओं की कमी होती है। मतलब इसमें मेंटल चीज़ें नहीं होती हैं। आप लोग कहेंगे अगर मानसिक एबिलिटी होती है तो मानसिक एबिलिटी नहीं होती, इसमें केवल आपकी वर्क कर सकता है ये, लेकिन आपका ये सोच सकता है, कंप्यूटर सोच नहीं सकता। उसमें सब चीज़ स्टोर रहती है, बस उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। जैसे आपके माइंड में 1000 थॉट चलते रहते हैं, ऐसे लैपटॉप के माइंड में 1000 थॉट नहीं चलते हैं भाई। वो सोचता नहीं है, वो केवल करता है काम को केवल। आपको समझ आ रहा है? यह सोच नहीं सकता है। कह सकते हैं कि इसमें तार्किक शक्ति नहीं होती है। मतलब इसमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है। आप जो कहेंगे वो करता रहेगा, जो चीज़ आप उसमें बोल देंगे, जो आप चीज़ सर्च करेंगे वो सर्च हो जाएगी, लेकिन अपने आप ये कुछ सोचेगा नहीं, अपने आप कुछ लॉजिक नहीं लगाता। सारी चीज़ उसे फीड रहती हैं, उसी अकॉर्डिंग वो वर्क करता रहता है। अपनी मानसिक क्षमता या मेंटल एबिलिटी का कोई भी यूज़ नहीं करता है। कौन? कंप्यूटर। तो ये इसमें क्या, ये इसमें हानि है। मतलब आप कह सकते हो कि अगर ये अपने आप सोच रहा होता तो क्या करता है, फिर ये आपकी सुनता है, या तो आपकी सुनता ही नहीं, ये तो अपनी मन की करता है, जो उसका मन होता है। अगर वो भी सोच लेता तो फिर इंसान और कंप्यूटर लैपटॉप में क्या ही डिफरेंस रह जाता, आपको सोचिए ना। सपोज करिए ज़रा। आगे देखते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, कंप्यूटर का प्रयोग करने पर सबसे बड़ा खतरा होता है वो है साइबर हमले का। मतलब साइबर जो हमले होते हैं, साइबर हमले आप लोगों ने सुना होगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, आप लोगों के बैंक से किसी ने एटीएम कार्ड छुड़ा के पेमेंट कर लिया, या फिर किसी का कॉल आया, आपने एक ओटीपी दे दिया, आपका पूरा बैलेंस खत्म हो गया, मतलब पूरा जितना पैसा था सब निकल गया। तो ये क्या, ये सब साइबर हमले ही तो है। ये किसके थ्रू? या जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन होंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप ऑनलाइन करेंगे, उतना ज़्यादा खतरा साइबर हमले का पड़ता है। क्योंकि आजकल लोग पता ही नहीं है कहाँ से क्या ही, कहाँ से आप लोगों का हैक कर लें, फ़ोन हैक कर लें, कुछ भी चीज़ हैक कर सकते हैं, लैपटॉप हैक कर लें, तो कुछ नहीं पता है। क्योंकि लोगों के पास इतने ज़्यादा कोड हो गए हैं, कोडिंग लोग सीख रहे हैं, तो इसके थ्रू क्या है, इसके थ्रू आप लोगों का फ़ोन जो है वो हैक कर सकते हैं, लैपटॉप जो है वो हैक कर सकते हैं। तो साइबर हमले का खतरा जो है बना रहता है, जिससे हमें डाटा डिलीट या क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। मतलब हम लोगों का डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि लोग हैक कर लेते हैं तो डाटा ही आपका डिलीट हो जाता है। या फिर वो रुपए मांगते हैं कि मैंने आपका लैपटॉप या कंप्यूटर हैक कर लिया है, या मैंने आपका जो क्या कहते हैं फ़ोन है वो हैक कर लिया, आप मुझे इतना इतना पेमेंट करो। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब साइबर हमले ही तो है। तो ये जितनी ज़्यादा आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, उतना ज़्यादा साइबर हमला भी होगा। जितनी चीज़ें आप लोग ये कंप्यूटर और लैपटॉप और जितनी ऑनलाइन चीज़ें यूज़ करेंगे, उतना इन चीज़ों का खतरा भी होगा। क्योंकि लोग खाली बैठे हैं, लोगों को कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ सीखना है, कैसे भी करके लोगों को फंसाना है, तो वो इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये कुछ हानियाँ हैं कंप्यूटर की। किसकी हानियाँ हैं? ये कुछ चीज़ें हानियाँ हैं आप लोगों के कंप्यूटर की। तो हम लोगों ने 4-5 पॉइंट्स ये देखे आप लोगों के कंप्यूटर की हानियाँ के, मतलब डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, वो हम लोगों ने देखा। अब कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने अब तक जो जो चीज़ें समझी, क्या क्या समझा, कंप्यूटर की हानियाँ देखी। उसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ कंप्यूटर के लाभ देखे कि क्या क्या यूजेस हैं। उसके पहले हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर किस किस फील्ड में यूज़ किया जाता है। मतलब इसके पहले हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया था कि आप लोगों का
कहाँ गया, विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का यूज़ किस प्रकार से होता है। उसके पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर समझे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। उसके पहले हम लोगों ने देखा सुपर कंप्यूटर, उसके पहले हम लोगों ने देखा मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, उसके पहले हम लोगों ने मिनी कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया, उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया माइक्रो कंप्यूटर के बारे में क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर, मतलब फिर देखा विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर क्या होते हैं, मतलब स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने देखा जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं। उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया फाइनली। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस किया हुआ था कि कंप्यूटर प्रणाली के प्रकार क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किया। तो इन सब पे बेस्ड कुछ आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अब हम लोग वो कर लेते हैं। क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन फटाफट कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हैं इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अब फटाफट हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। और क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को टाइप करके फटाफट आंसर देना है। मैं देखूँगी कितने बच्चे आंसर देते हैं राइट आंसर, और जितने बच्चे राइट आंसर देते हैं तो इससे ये पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से और आपकी तैयारी जो है वो अच्छी है। कुछ मैं स्टूडेंट देख रही हूँ जो कंटिन्यू मेरे आंसर्स के रिप्लाई करते हैं, मतलब जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उनके आंसर्स आते रहते हैं, जैसे कि वंदना हो गई और उसके बाद निकिता हो गई। मैंने कुछ बच्चों के मुझे नाम याद हो गए अब तो, आप लोगों के फिज़ा हो गए, मतलब काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका नाम याद हो गया। एक निखिल है और क्या कहते हैं एक गौतम करके कोई स्टूडेंट है, मतलब काफ़ी सारे बच्चों के मुझे नाम याद हो गए। मैं अब आप लोगों को जानने लगी हूँ, आप कह सकते हो। तो ये बच्चे जो हैं ये आप कंटिन्यू आप लोग कनेक्ट रहते हो। सुप्रिया हो गई एक, मुझे नाम याद आते जा रहे तो मैं बोलती जा रही हूँ। और मतलब काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनसे कनेक्शन अच्छा हो गया। मैं देखती हूँ डेली क्लासेस में आप लोग आते हो और जब मैं क्वेश्चंस करती हूँ तो रिप्लाई भी बहुत अच्छा जाते हैं, मतलब आप आंसर्स भी काफ़ी अच्छा देते हो। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो नए आ रहे हैं, तो कंटिन्यू आप लोग पढ़ाई करने में काफ़ी अच्छा फोकस करो। और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये काफ़ी टाइम से ऐड हैं, मतलब मैं काफ़ी जब से मैंने स्टार्टिंग की है क्लासेस की तब से आप सब लोग कंटिन्यू मेरी क्लासेस ले रहे हो। मतलब इतना अच्छा बॉन्ड बन गया, इतना अच्छा लगता है मुझे कि आप सब लोग मेरी क्लासेस लेते हो, फिर बढ़िया बातें करते हो कमेंट सेक्शन में। मैं सब लोग आप लोग की बातें सारी देखती रहती हूँ, मतलब क्या क्या बातें हो रही हैं आप लोगों की। तो लेकिन पढ़ाई करते चलिए, बातें सब एक साइड रह जाती हैं, केवल पढ़ाई जो है वो आप लोग करते चलिए और मार्क्स जो है वो अच्छे आने चाहिए। मतलब पढ़ाई बिल्कुल मेहनत से होनी चाहिए, उसमें कोई मक्कारी नहीं चलेगी। और सब चीज़ें तो ठीक है चलती रहेंगी, बातें करते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके 2016 एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है, 2016 के एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अनुप्रयोग के आधार पर निम्न में से कंप्यूटर है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अनुप्रयोग के आधार पर निम्न में से कंप्यूटर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एनालॉग, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल, सी ऑप्शन है हाइब्रिड और डी ऑप्शन है आप लोगों का उपरोक्त सभी। आप लोगों को बताना है कि अनुप्रयोग के आधार पर निम्न में से कंप्यूटर हैं। हम लोगों ने कंप्यूटर के टाइप देखे थे कौन कौन से, 3 देखे थे ना। पहला अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर और तीसरा क्या था, तीसरा आपकी स्पीड के आधार पर था। तो उनमें से आप लोगों को सबसे फर्स्ट वाला जो है वो बताना है कि अनुप्रयोग के आधार पर निम्न में से कंप्यूटर हैं। जल्दी जल्दी बताइए। 2016 में पूछा कि अगर राइट आंसर नहीं आया ना तो उसका मतलब आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी बिल्कुल भी अच्छे से। मतलब अब पढ़ाई का टाइम आ गया, बहुत मौज मस्ती हो गई, कुछ भी फालतू कमेंट्स नहीं आने चाहिए। अब केवल मुझे कमेंट्स चाहिए, केवल और केवल आंसर्स के। तो बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया और आज देखेंगे जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी उतने नंबर के क्वेश्चन हैं। आपके 10 क्वेश्चन हैं शायद, आई थिंक मुझे लग रहा है 6, 7 या 8 क्वेश्चन कुछ हैं। 8 में से देखेंगे आज कितने बच्चों के कितने नंबर आते हैं। चलिए टेस्ट है ये आज आपका, आज के टॉपिक का आज का टेस्ट है ये आपका। 1 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। एनालॉग कंप्यूटर हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट जो अनुप्रयोग के आधार पर था उसमें एनालॉग कंप्यूटर होता है, दूसरा आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है, तीसरा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। मतलब ये तीनों कंप्यूटर जो हैं ये अनुप्रयोग के आधार पर आपके आते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से सभी जो है इसका राइट आंसर है। किस किसने राइट आंसर दिया, जिसने भी राइट आंसर दिया उसका 1 नंबर यहाँ श्योर हो गया, जिसका रॉन्ग था उसका 1 नंबर कट गया। चलिए एक नंबर किसका आया, जल्दी जल्दी बताइए किसका राइट आंसर था फटाफट। आज देखेंगे लास्ट में कितने नंबर किसके आते हैं, कितनी कौन पढ़ाई कर रहा है ये आज पता चलेगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना किसके कितने मार्क्स आए हैं, किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने मार्क्स आए हैं। जितने क्वेश्चन होंगे सब 1 नंबर के क्वेश्चन है और जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगी उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं सभी के देखूंगी किसी कितने क्वेश्चन सही हुए। 2017 में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर
का सम्मिलित रूप है। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है, मतलब सम्मिलित मतलब मिक्स जो है आप कह सकते हो। मिक्स रूप कौन सा है आप लोगों का एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का? मैंने अभी बताया, जस्ट अभी बताया। अगर इसका राइट आंसर नहीं आया मतलब आप लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो सीरियसली। फटाफट आंसर दो मुझे, जल्दी 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 से आंसर कमेंट करिए फटाफट। फर्स्ट आपका ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन तो मैंने बोले नहीं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है एनालॉग कंप्यूटर, बी ऑप्शन जो है वो है आपका डिजिटल कंप्यूटर, सी ऑप्शन जो है वो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, और डी ऑप्शन जो है वो है आपका पाम कंप्यूटर। राइट आंसर क्या होगा कमेंट करिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, 1 नंबर का क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दीजिए मुझे, कमेंट करिए फटाफट। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को जो हम लोग मिक्स कर देते हैं, या दोनों की जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर में। किसमें? हाइब्रिड कंप्यूटर में। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्सचर जो होता है या मिक्स जो फॉर्म है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। दोनों एनालॉग कंप्यूटर के लक्षण और आपके हाइब्रिड कंप्यूटर के लक्षण, एनालॉग कंप्यूटर के लक्षण और आपके डिजिटल कंप्यूटर के जो लक्षण हैं उन दोनों को मिला के ही आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बना है, या दोनों चीज़ें जो है वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, मतलब जिसका राइट था उसके 1 नंबर पक्के, जिसका राइट नहीं था उसका 1 नंबर यहाँ से चला गया। 2021 में क्या पूछा गया था चलिए देखते हैं। 2021 में पूछा गया है, क्वेश्चन आपका आया हुआ था, मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर को एक साथ कितने लोग यूज़ कर सकते हैं ये बताइए। मतलब मैक्सिमम यहाँ पूछा गया है कि मैक्सिमम कितने लोग यूज़ कर सकते हैं। मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहाँ पे बताया हुआ था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने हाईलाइट भी किया था कि आपको इन 2 चीज़ों को याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपसे कहा भी था, आपको याद है आकार के आधार पर और स्पीड के आधार पर हमने बताया था कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? मिनी कंप्यूटर, पहला था माइक्रो, दूसरा था मिनी, और फिर तीसरा कौन सा था? मेन फ्रेम, और चौथा कौन सा था? जल्दी बताइए चौथा कौन सा, कमेंट करिए मुझे। चौथा कंप्यूटर कौन सा था? सुपर कंप्यूटर आपका चौथा था भाई, चौथा। 4 कंप्यूटर के पार्ट थे, एक तो माइक्रो, दूसरा मिनी, और तीसरा मेन फ्रेम, और चौथा जो था वो सुपर कंप्यूटर था। याद नहीं कर रहे हो, मतलब अभी 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 पढ़ा था, फिर उसके बाद भी नहीं आ रहा है राइट आंसर। तो क्वेश्चन पूछा गया है, मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 2 व्यक्ति यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है 10 व्यक्ति यूज़ कर सकते हैं इसको, सी ऑप्शन है आपका 64 व्यक्ति मतलब 64 व्यक्ति यूज़ कर सकते हैं, और डी है असंख्य व्यक्ति यूज़ कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर को एक साथ। मैंने कहा था एक कंप्यूटर से काफ़ी सारे कंप्यूटर कनेक्ट किए जा सकते हैं, मतलब आप कह सकते हो बहुत सारे टर्मिनल जो हैं वो कंप्यूटर की यूज़ किया जा सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में कितने मैक्सिमम पूछा गया है, तो देखिए राइट आंसर जो है वो है आपका सी। जिन बच्चों ने आंसर दिया है वेरी गुड, और एक यहाँ से आप लोगों का मार्क्स होता है कन्फर्म जिस बच्चों का राइट आंसर था। जिनका रॉन्ग आंसर था यहाँ से 1 नंबर जाता है आप लोगों का कट। मुझे लास्ट में बताना कितने नंबर आए हैं आज आप लोगों के। देखते हैं, टेस्ट हो गया ये सीधा सीधा आपका। तो राइट जो है ये आप लोगों के मैक्सिमम जो है वो आप लोगों के 64 जो व्यक्ति हैं वो एक साथ मिनी कंप्यूटर से ऐड किए जा सकते हैं। मतलब एक साथ एक मिनी कंप्यूटर से 64 व्यक्ति जो है वो कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, या चला सकते हैं, या वर्क कर सकते हैं। मिनिमम बात की जाए तो मिनिमम आप लोगों के 2 व्यक्ति जो हैं वो कर सकते हैं। मिनिमम के लिए ये आएगा, मैक्सिमम के लिए ये आएगा। राइट आंसर आप लोगों का 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया था, ये 4th क्वेश्चन है आप लोगों का। 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है। व्यक्तिगत मतलब केवल एक इंडिविजुअल व्यक्ति ही इसे यूज़ कर सकता है। वो कौन सा कंप्यूटर है बताइए? कौन सा कंप्यूटर है जिसे केवल एक इंडिविजुअल ही यूज़ कर सकता है, केवल एक व्यक्ति ही उसको यूज़ कर सकता है? मिनी कंप्यूटर। मैंने बताया मिनी कंप्यूटर पे 2 से 3 व्यक्ति यूज़ किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन आपके 4 दिए हैं। मिनी कंप्यूटर, दूसरा माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है आप लोगों का सुपर कंप्यूटर। ये ऑप्शन है। राइट आंसर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताइए राइट आंसर कौन सा है इसका। जल्दी जल्दी कमेंट करिए फटाफट। जो बच्चे बाद में ऑफलाइन क्लासेस लेंगे उनको भी कमेंट करना है, उनको भी बताना है कि उनके कितने राइट आंसर्स हुए हैं, कितने में से उनके कितने मार्क्स आए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फटाफट बताइए। मिनी कंप्यूटर जो होता है, तो मिनी कंप्यूटर होता है उसमें मैंने यहाँ देखा 2 व्यक्ति से 64 व्यक्तियों को ऐड किया जा सकता है। मतलब ये व्यक्तिगत जो है ये आपका मिनी कंप्यूटर नहीं है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में आप लोगों के क्या कहते हैं, काफ़ी सारे लोगों को जोड़ा जा सकता है मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी, तो ये भी नहीं होगा। सुपर कंप्यूटर में आप लोग कह सकते हो कि 265 या 263 कुछ था, 253 लोगों को ऐड किया जा सकता है। 253 व्यक्ति जो है वो ऐड हो सकते हैं सुपर कंप्यूटर में। देखिए यहाँ आइए, आप सोच रहे हो पता नहीं है, देखिए यहाँ पे सॉरी सुपर कंप्यूटर में नहीं, यहाँ आपकी मेन फ्रेम कंप्यूटर में 200 यहाँ दिया हुआ देखिए
मेन फ्रेम कंप्यूटर में आपके 256 लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सुपर कंप्यूटर में क्या है। सुपर कंप्यूटर में बताया है कि इसमें भी काफ़ी सारे मल्टी प्रोसेसिंग होती है, काफ़ी सारे लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, और ये काफ़ी बड़ी बड़ी जगहों पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि भविष्यवाणी वगैरह करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, मतलब यहाँ पे आप लोगों के सुपर कंप्यूटर भी नहीं हो सकता है। माइक्रो कंप्यूटर जो है इसका हम लोग यूज़ करते हैं व्यक्तिगत रूप से, मतलब माइक्रो कंप्यूटर पे केवल एक ही व्यक्ति यूज़ कर सकता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, देखते हैं एक सेकेंड। देखिए यहाँ बताया गया है, एक सेकेंड वेट करना। सिंगल यूज़र सिस्टम होता है, मतलब केवल एक व्यक्ति ही इसको यूज़ कर सकता है। क्या, केवल एक व्यक्ति ही यूज़ कर सकता है। सिंगल यूज़र सिस्टम होता है। कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर आप लोगों का सिंगल यूज़र सिस्टम है। तो आप समझ में आए, जिसका भी राइट आंसर था उसका 1 नंबर यहाँ से श्योर होता है। चौथा क्वेश्चन था, तो चार जो क्वेश्चन है वो किसके राइट हुए ये बताइए। आप लोगों के टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 में से देखेंगे आज कितने बच्चों के कितने मार्क्स आते हैं। 5th क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। इस टाइम कौन सी नंबर प्रणाली जो है वो यूज़ की जा रही है आप लोगों के वर्तमान समय, मतलब करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में आप लोग कौन सी जो नंबर प्रणाली है वो यूज़ की जा रही है बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है बाइनरी, बी ऑप्शन है दशमलव, सी ऑप्शन है ऑक्टल और डी ऑप्शन है हेक्साडेसिमल। इतने इजी आंसर क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, सीरियसली अगर आप इनकी आंसर नहीं दे पाते हो मतलब आपने क्लासेस बहुत अच्छे से नहीं देखी हैं। हेक्साडेसिमल भाई हो ही नहीं सकता, हेक्सा यहाँ कहाँ से आ गया, फिजिक्स का ये तो है, कहाँ से यहाँ आप कुछ भी लेके आ रहे हो। दशमलव, ऑक्टिकल, भाई ऑक्टिकल भी हम लोगों ने सुना ही नहीं अब तक पूरी क्लास ली, उसमें ऑक्टिकल का वर्ड यूज़ किया, मैंने नहीं किया है। दशमलव नंबर प्रणाली थोड़ी ना है कोई, दशमलव तो एक दशमलव है, 1 2 3 4 दशमलव में थोड़ी ना आता है, तो नॉर्मल बात ये नंबर प्रणाली नहीं है। केवल बाइनरी ही नंबर प्रणाली है जो आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में यूज़ की जा रही है। तो राइट आंसर होगा ए, और जिस बच्चों के राइट आंसर था उनको मिलता है 1 नंबर, जिसका रॉन्ग था उसका 0। अब देखते हैं 6 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और मुझे लास्ट में बताना है कि 6 में से आप लोगों के कितने नंबर आए। आज हम ये देखेंगे 6 में से कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। क्वेश्चन क्या है, माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं बताइए। भाई अभी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, मतलब इतने इजी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं लास्ट ईयर आने में, अभी हम लोगों ने किया था। अगर अब राइट आंसर नहीं आता ना, अगर सभी बच्चों किसी का भी रॉन्ग आया तो आप समझ रहे हो मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो अच्छे से, ये सब नहीं चल पाएगा फिर। देखिए मतलब इतना इजी क्वेश्चन यार, मैं देख के, मुझे देख के बता, अभी कोई ना जिसने कुछ टॉपिक भी नहीं पढ़ा ना वो बता दे अभी ये वाला क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों ने अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया मतलब बिल्कुल ही हद कर दी है। तो बताइए फटाफट, ऑप्शन दे दें। फर्स्ट ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, बी ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, सी ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहेंगे? नहीं भाई नहीं कहेंगे, सुपर कंप्यूटर अलग पार्ट है। माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहेंगे? नहीं। इसमें ऑप्शन देखिए कितने अच्छे दिए हैं, जब ये दो हैं तो इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन बचता है। लेकिन पर्सनल कंप्यूटर, सिंगल यूज़र कंप्यूटर हम लोगों ने देखा था, अभी देखा था हम लोगों ने, दिखाया जाके पीछे, तो माइक्रो कंप्यूटर ही तो है जिसको हम लोग केवल एक व्यक्ति यूज़ कर सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन था, क्या पूछा गया था, व्यक्तिगत मतलब होता है पर्सनल चीज़ जो होती है वही व्यक्तिगत होती है आप लोगों की, उसी को व्यक्तिगत कहते हैं और उसी को कहते हैं सिंगल यूज़र हैंडल या सिंगल यूज़र आप कह सकते हो। तो ये क्या है, पर्सनल कंप्यूटर ही तो आप लोगों का माइक्रो कंप्यूटर है। क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका बी। तो ये जिसका भी राइट था वहाँ 1 नंबर मिलता है, जिसका रॉन्ग था 0। सीधे नंबर करते हैं यहाँ पे, देखिए राइट हुआ तो 1, नहीं हुआ तो 0। तो बताइए 6 में से कितने मार्क्स आए किस किस लोगों के, मुझे कमेंट बताइए कितने लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जिस भी लोगों के 4 5 6 क्वेश्चन सही थे मतलब वो पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा फोकस है, जो चीज़ें उनको नहीं, जहाँ जो क्वेश्चन गलत हुए उनको एक बार फिर से समझें और फिर से एक बार रिवीजन कर लें। रिवीजन के लिए क्या है, देखिए आपने अभी नोट्स बना लिए प्रॉपर तरीके से, ओके। अभी मैं PDF शेयर कर दूँगी तो वहाँ से एक बार नोट्स को, जो भी चीज़ें आप लोगों की छूट गई हो वहाँ से कवर कर लेना। अदरवाइज़ आप लोगों को क्या करना है, एक बार अब आप लोगों को मेरी क्लास ओपन करनी है, क्लास को लेना है पूरा जितना मैं बोलती जा रही हूँ, केवल आपको सुनते जाना है, कुछ भी नहीं लिखना। बस आपको अपने माइंड में सारी चीज़ें समझते जाना है कि मैंने बोला क्या है, मैंने क्या एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, वो सुनते जाना है आप लोगों को। देन
देन क्या है, फिर आप लोगों को अपनी कॉपी से रिवीजन करते जाना है। तो ये प्रोसेस रहेगी आप लोगों की पढ़ने की प्रोसेस कि आप लोगों को मेरे साथ नोट्स बनाने हैं, इसीलिए मैंने अपने साथ नोट्स बनवाए कि आप लोगों का टाइम वेस्ट जो है वो नहीं हो। तो आपको अब मेरे साथ नोट्स बनाते जाना है, उसके बाद आप लोग क्या करना है, उसके बाद आप लोग करना है रिवीजन आप लोग अपनी नोटबुक के थ्रू ही करेंगे। बस मेरे से नोट्स बना लेंगे, फिर आप रिवीजन कर लेंगे। एक बार मेरी क्लास और देख लें, 2 बार अगर आप मेरी क्लास देख लेते हो तो इनफ है, फिर उसके बाद अपनी नोट्स से रिवीजन कर सकते हो। तो आज की क्लासेस अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। मतलब इतने सारे लोग आप लोग लाइव हो और उसके बाद लाइक जो इतने कम आ रहे हैं, मतलब क्लासेस पसंद नहीं आ रही क्या? आ रही है ना पसंद, तो फटाफट लाइक कर दो यार, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो। इतनी कंजूसी मत करो, शेयर करने में इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ। मतलब सीरियसली आप लोगों के नोट्स बनाना, फिर सारा कुछ लिखना अपने हाथों से, एक एक चीज़ आप लोगों के लिए लिख रही हूँ मैं, एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, एक एक चीज़ सर्च कर करके ला रही हूँ। उसके बाद भी मतलब आप लाइक नहीं कर सकते? इतना तो बनता है ना, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं सारी चीज़ें। तो अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, उसके साथ ही क्लासेस को लाइक भी कर दें। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो, और जो इसकी PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी अभी। तो चलिए हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।